हेलो दोस्तों। तो आज अपन शुरू करते हैं। कल का थोड़ा सा क्या क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने दो तीन फॉर्मूले पढ़े थे। डेप्थ ऑफ वाटरिंग का पढ़ा था। सिंपल सा फॉर्मूला था गामा डी बाई गामा डब्लू डी। डेप्थ ऑफ रूट जोन हो गया एफ सी माइनस का पी डब्ल्यू पी इंटू कुछ परसेंटेज डिप्लीशन अपन कितना अलाउ कर रहे हैं, या इसी को अपन लिख सकते हैं एफ सी माइनस का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जितना उसने दिया होगा। यहाँ एफ सी निकालने का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एन बाई एफ सी बराबर गामा डी बाई गामा डब्लू। कैसे याद रखेंगे, नीचे गामा डब्लू नीचे भी वाटर कंटेंट। एफ सी क्या है, फील्ड कैपेसिटी, मॉइस्चर कंटेंट ही तो है। एन क्या है, पोरोसिटी। गामा डी क्या है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, ईटा इंटू क्यू इंटू बी बराबर ए इंटू डेल्टा। क्या फॉर्मूला था ये, हमने केवल वॉल्यूम इक्वल किया था कि किसी नहर से, किसी कैनाल से कितना पानी आ रहा है, कितने एरिया को इरिगेट करेगा, कितना उसका डेल्टा होगा। क्यू, यहाँ वॉल्यूम का ध्यान, वॉल्यूम इक्वल किया था तो दोनों तरफ मीटर क्यूब हम ध्यान रखेंगे। इसी से एक फॉर्मूला भी निकलता हुआ आया था। क्या निकलता हुआ आया था, डेल्टा बराबर 8.64 बी बाई डी। डेल्टा मीटर में, बी डेज में, ड्यूटी हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकंड में। इससे क्या होगा, ये इसी से फॉर्मूला निकला है। ठीक है। डायरेक्ट जब ड्यूटी दी होगी तो हम ये फॉर्मूला ले लेंगे, बिना ड्यूटी दिए हुए अपने को क्यू निकालना होगा तो ये कर लेंगे। ड्यूटी का क्या फॉर्मूला था, ये तो यूनिट से पता चल रहा है, एरिया बाई क्यू, हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। फिर हमने और क्या फॉर्मूला देखा था, हम्म हमने पढ़ा था इवेपोट्रांसपिरेशन। आइसोप्लेथ, नाम में आ रहा है आइसोप्लेथ में इवेपोट्रांसपिरेशन की इक्वल अमाउंट की लाइन्स होंगी। आइसो मतलब लाइन्स, आइसो मतलब इक्वल, प्लेथ मतलब इक्वल इवेपोट्रांसपिरेशन की लाइन्स। ठीक है। किसे नापेंगे, लेसिमीटर से नापेंगे। किसके लिए है ये, पौधों के इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए। इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का के लिए क्या था, ट्रांसपिरेशन के लिए था हाइड्रोमीटर। वेट इक्वल करके नाप ले, मेजर कर लेते हैं। पहले वेट कितना था, अब हमने पानी कितना डाला माइनस का, अब वेट कितना है तो आ जाएगा कितना ट्रांसपिरेशन होगा, हाइड्रोमीटर से नापेंगे। ठीक है। फिर क्या था, इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर करने का तरीका, पीसीबी, प्लांट्स का ब्लेनलिक रिडल, प्लांट्स का ब्लेनलिक रिडल इक्वेशन। सिंपल सी थी इक्वेशन, ई टी नोट बराबर का पी इंटू 0.46 टी प्लस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर दिया होगा। पी क्या, परसेंटेज डे टाइम, कितना सनशाइन टाइम है, सूरज कितनी देर निकला है, ई टी नोट हो गया। फिर क्या होगा, किसी स्पेसिफिक क्रॉप का निकालना है, के सी इंटू ई टी नोट। किस में आएगा ये, में आएगा। 30 दिनों का आएगा, पर डे में निकालना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जितना अब महीना दिया होगा, अप्रैल का दिया होगा 30 से कर देंगे, मई दिया होगा जैसे अभी मई चल रही है तो 31 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्लांट्स के लिए, क्लास ए इवेपोरेशन। सिंपल सा फॉर्मूला था वो भी, हमने पढ़ा था पेनमान इक्वेशन। पेनमान इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस प्लस मास ट्रांसफर। ठीक है। बड़ा सा फॉर्मूला था, याद करना तो याद कर सकते हो, ए इंटू एच एन प्लस का ई ए इंटू गामा अपॉन ए प्लस गामा। ठीक है। और क्या अपने क्या पढ़ा था, बाकी तो हमने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। इरिगेशन के एडवांटेज, ठीक है, हमें केवल बारिश पर भरोसा नहीं करना, हमें खुद का इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है। हमने इरिगेशन डेवलप किया था, उसके एडवांटेजेस देखे थे और इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस देखे थे। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग सब हमने देख लिया था। सरफेस इरिगेशन, सॉरी इरिगेशन की क्लासिफिकेशन कैसे किया था, पहले सरफेस, फिर सब सरफेस,
सब सरफेस के दो टाइप, फ्लो से हो रहा है, ग्रेविटी से हो रहा है, कि पंप से हो रहा है, लिफ्ट से हो रहा है। फ्लो भी दो टाइप से, डायरेक्ट कर रहे हैं कि डैम लगा के कर रहे हैं, स्टोरेज करके कर रहे हैं। सब सरफेस नेचुरल हो रहा है कैपिलरी से या आर्टिफिशियल तरीके से हम पाइप डाल के अंडरग्राउंड कर रहे हैं। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख ली थी हमने। फिर उसके बाद था अपनी एक चीज़ ये, इसमें एक दो डाउट दिक्कत भी थी जो मुझे क्लियर करनी थी। हमने क्या देखा था, हमें एक फॉर्मूला तो हमेशा से पता है, TDS का फॉर्मूला 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यूनिट माइक्रो महो पर सेंटीमीटर। यूनिट देख लो, अब हमेशा अपनी सिविल में जहाँ भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट की बात होगी, जो भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं उसमें माइक्रो महो पर सेंटीमीटर होगा। महो को आजकल साइमन्स भी लिखने लग गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ओम का उल्टा महो था, अब साइमन के ऊपर आ गई है यूनिट। साइमन भी साइंटिस्ट थे तो उनके ऊपर यूनिट आ गई है माइक्रो साइमन्स पर सेंटीमीटर, या इसकी यूनिट सेंटीमीटर को मीटर में कर देगा, इसको मिलीमीटर में कर देगा। तो अपने को लेकिन ध्यान रखना है, जब भी फॉर्मूला मैं इसमें कहीं भी लगाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैं माइक्रो महो पर सेंटीमीटर ही लगाऊंगा। कल मैंने एक थोड़ा सा बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, वो इरिगेशन वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालने के लिए मैंने यहाँ मिली बता दिया था, लेकिन ये माइक्रो महो पर सेंटीमीटर ही है। 250 का इंटू 3 किया 750, इंटू 3 किया 2250, ये सब किस में है, माइक्रो महो पर सेंटीमीटर में। तो याद कर लो, सिविल में जहाँ भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आई, हम यूनिट माइक्रो महो पर सेंटीमीटर में ही डालेंगे फॉर्मूले में, चाहे वो किसी में भी दी हुई हो हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हमने निकाल लिया था, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर था, फॉर्मूला हमने आइडिया है। ये दो प्रॉपर्टी तो थी इरिगेशन वाटर की। इरिगेशन वाटर अब कहाँ जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, और सॉइल की कंसनट्रेशन, सॉल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ाएगा। तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन सीधा सीधा निकालने का तरीका है मिक्सिंग कॉन्सेप्ट से। हमने कल देखा था सॉल्ट कंसनट्रेशन इन सॉइल कितनी कंसनट्रेशन आई, Q इंटू सी, इरीगेशन वाटर की आई बराबर। अब सॉइल में तो और भी पानी आया है, हमने पानी थोड़ी दिया है, बारिश भी हुई है, कुछ पौधों ने यूज़ भी कर लिया है, तो अभी इतना ही बचा है पानी किसमें, सॉइल में, इंटू कंसनट्रेशन इन सॉइल। तो ये कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट की निकालेंगे इन सॉइल, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है। फिर आता है ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। सोडियम बड़ा ख़राब था, सोडियम क्या दिक्कत कर रहा था, एल्कलाइन बना दे रहा था। Na2CO3 सबसे खतरनाक था, आगे हम और पढ़ेंगे, ये भी आपने शायद पढ़ा नहीं था कि Na2CO3 सोडियम में भी कई सॉल्ट होते हैं, NaCl भी बनता है, Na2CO3 भी बनता है, NaSO4 Na2SO4 भी बनता है, सब तरीके से रहता है, सारे सॉल्ट्स रहते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन सबसे खतरनाक होता है Na2CO3। क्या है ये, सोडा है जिसे अपन कपड़े धोते हैं, यही सोडा है वो, सोडियम कार्बोनेट। सोडा भी बोलते हैं इसलिए इस सॉइल को सोडिक एसिड भी बोलते हैं, सॉरी सोडिक सॉइल, एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉइल, जहाँ सोडियम ज़्यादा हो एल्कलाइन सॉइल। इसको दूर कैसे करते हैं, जिप्सम मिला देते हैं प्लस लीचिंग कर देते हैं। लीचिंग के दो पार्ट थे, एक्स्ट्रा इरीगेशन मिलाना, एक्स्ट्रा इरीगेशन लाओ प्लस क्या करो, ड्रेनेज लाओ। दो तरीके नहीं है, मेथड एक ही है, लेकिन दो दो वो हैं, दो प्रोसेस हैं। पहले एक्स्ट्रा इरीगेशन मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, ड्रेनेज भी करेंगे। ठीक है। फिर ESP का फॉर्मूला हमने देखा था, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, सोडियम की कंसनट्रेशन डिवाइड बाई सभी पार्टिकल, सभी कैटायंस की कंसनट्रेशन। कैटायंस ही हैं इसमें सारे, क्योंकि सोडियम किसको एक्सचेंज करेगा, कैटायंस को ही कर पाएगा क्योंकि खुद कैटायन है। मैग्नीशियम 2+। ESP 5 तक तो ठीक है, अगर ग्रेटर देन 15 हो गई, क्या बोल दूंगा मैं इस सॉइल को, एल्कलाइन सॉइल या सोडिक सॉइल। कैसे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। हटाने का तरीका बता ही दिया था अभी, जिप्सम ऐड करूँगा, क्योंकि एक्सचेंज कर दूंगा मैं सोडियम को। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। मेरे पास क्या है, Na2CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का Na2SO4, पानी में घुल के निकल जाएंगे। ठीक है। अब सोडियम के नुकसान भी देखे थे हमने, और ESP ग्रेटर देन 15 होगी तो pH भी एल्कलाइन की तरफ चला जाएगा, 8.5 से 10 हो जाएगा।
सोडियम के नुकसान हमने देख लिए थे, सोडियम को हटाने का तरीका हमने देख लिया था। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्ट एक हमने एक तो अल्कलाइन सॉइल पढ़ लिया, हमने सलाइन सॉइल भी पढ़ी थी, जहाँ सारे सॉल्ट की कंसनट्रेशन कितनी कितनी ज़्यादा हो जाए, इनकी कंसनट्रेशन नहीं, इनका क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अपन कंसनट्रेशन को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ही नापते हैं, कितनी ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 4000। आगे क्या आएगा, माइक्रोमोहो पर सेंटीमीटर, सारी यूनिट माइक्रोमोहो पर सेंटीमीटर ही होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। जहाँ भी अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूज़ करेंगे सिविल के अंदर, यूनिट माइक्रोमोहो पर सेंटीमीटर ही होगी। सॉइल के अंदर 4000, इरीगेशन वाटर के अंदर हम 750 से शुरू करके, सॉरी 250 से शुरू करके फिर 750 आया, 2250 आया, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 2250 से ज़्यादा होते ही मैं उसको क्या बोल दूँगा, C4 टाइप का इरीगेशन वाटर बोल दूँगा, जिसको मैं इरीगेशन के लिए यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आगे सॉइल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 4000 से ज़्यादा चली जाएगी और फिर वो हो जाएगी सलाइन सॉइल, और फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लीचिंग करना पड़ेगा। लीचिंग फिर दो प्रोसेस है, एक्स्ट्रा इरीगेशन सप्लाई करो प्लस ड्रेनेज। ड्रेनेज भी दो तरीके से हो सकता था, सरफेस ड्रेनेज भी दे सकते हैं अपन, सब सरफेस ड्रेनेज भी दे सकते हैं। आगे और पढ़ेंगे अपने इसको। एक्स्ट्रा इरीगेशन करने के भी कई तरीके हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा इरीगेशन वाटर दे दो, पॉन्डिंग कर दो, फ्लशिंग कर दो, कल हमने सारी चीज़ें देखी थी। तो आज अपन चलते हैं फिर इसी के साथ अपने दूसरे टॉपिक पे। शायद ये लगभग पूरा हो गया था अपना। कुछ कुछ गेट के क्वेश्चन बचे थे, गेट की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सिंपल सिंपल से हैं। और चार्टरी के लिए रिंग बेसिन मेथड, रिंग बेसिन मेथड एक किसका तरीका है, चेक फ्लडिंग का ही स्पेसिफिक मेथड है, और ये और चार्टरी के लिए बेस्ट होता है। ये देखो, द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड बाई ए, क्यू दिया है, एफ दिया है, ए दिया है। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था बॉर्डर फ्लडिंग वाला। वाटर फ्लडिंग में क्या फॉर्मूला था, फिल्ट्रेशन का, क्या था, वाही बाई टी। ये किस में आएगा, किसी में मान लो मीटर पर आवर में मान लो, ये मीटर में होगा, डेप्थ है, टाइम आवर में होगा या सेकंड में होगा, किसी में मान लो। ये यूनिट एक नॉर्मल टाइम की यूनिट है, अपन का क्यू क्यू माइनस का ए इंटू एफ। ये मीटर क्यू पर आवर में है, ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर आवर में होके मीटर क्यू पर आवर ही हो जाएगा, तो यूनिट से खेल हो जाएगा पूरा। मैक्सिमम के लिए आपने क्या किया था, क्यू माइनस का ए इंटू एफ बराबर 0, क्यू बराबर ए इंटू एफ। इसमें मैं यहाँ से एरिया निकालूंगा क्यू अपॉन एफ, या फिर इतना भी ना करके मैं सीधा इसको तो यूनिट के बेसिस पे ही कर सकता था। क्यू बराबर ए इंटू बी कर दो, यही तो एफ है, इनफिल्ट्रेशन यही तो है। एरिया निकालना, क्यू नहीं गया मीटर पर आवर में, निकाल दूंगा। पेडी के लिए चेक फ्लडिंग हमने कल बताई थी, रेशियो ऑफ मीन सप्लाई क्यू मीन डिवाइड बाई क्यू मैक्सिमम। क्या बताया था हमने, कैपेसिटी फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या बताया था हमने, टाइम फैक्टर हमने पढ़ा था कितने टाइम के लिए चलनी चाहिए डिवाइड बाई टोटल टोटल टाइम। एक साल के अंदर 365 दिन के लिए चलनी चाहिए थी, चलिए 240 दिन के लिए, तो टाइम फैक्टर आ गया। किसके हैं ये, केनाल के हैं। और हेल्दी ग्रो प्लांट्स मॉइस्चर कंटेंट मस्ट बी मेंटेन बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सही बात है, इससे करिए हम गलत पूछा है इसमें, इनकरेक्ट पूछा है, तो केवल ओनली 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्या था ये भी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। एफिशिएंसी पे क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन डिपेंड्स, ओनली आ गया, ओनली आ गया। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे शब्दों का अपने को ध्यान देना होता है। ओनली आ गया, ध्यान दूंगा। ऑन टाइप ऑफ क्रॉप एंड टाइप ऑफ सॉइल, कहीं पे डिपेंड करती है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, टाइप ऑफ क्रॉप कैसी है इस पर तो डिपेंड करती है भाई, कौन सी टाइप की क्रॉप है उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन क्या था, डेप्थ ऑफ वाटर डिवाइड बाई कंजप्ट यूज, पानी कितना चाहिए और डेली का कंजप्ट यूज कितना है, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, इतने दिनों में पानी हमें इरीगेशन करना है। कंजप्ट यूज किस पे डिपेंड करा था, कई चीज़ों पर डिपेंड करा था, टाइप ऑफ सॉइल पे, टाइप ऑफ क्रॉप पे, सनशाइन पे, सब चीज़ों पर डिपेंड करा था। तो क्या दिया है इसमें, ओनली टाइप ऑफ क्रॉप एंड टाइप ऑफ सॉइल दिया, तो क्लाइमेट तो दिया ही नहीं। ठीक है, फिल्ड कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन पोरोसिटी ऑफ सॉइल, देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था, एन बाई एफ सी बराबर का गामा डी बाई गामा डब्ल्यू आ जाएगा इसमें। डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी ऑफ सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल एंड कैपिलरी टेंशन इन सॉइल। हाँ ठीक है,
जहाँ कैपिलरी टेंशन कम हो जाएगा वहीं तो फील्ड कैपेसिटी उसी को तो मानेंगे कि लेस देन 1 एटमॉस्फेयर हो गया, फील्ड कैपेसिटी अचीव हो गई है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे 18 बताया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू 7 से 32 एटमॉस्फेयर मानते हैं, तो उसके अंदर ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, एफ फील्ड कैपेसिटी पे कितनी आती है, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, और भी ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, फील्ड ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट पूछी है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे, ये अपन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, बेसिक ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, सभी का फेवरेट टॉपिक रहता है। ठीक है, अब अपन चलेंगे नेक्स्ट पे, वो होगा डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल। डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल, अब हमने खेतों में कितना पानी चाहिए निकाल लिया, अब अपने को कैनाल भी डिजाइन करनी है। तो कैनाल डिजाइन करने के अपने को थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है कि दो मेथड है। देखो पहले क्या करेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं चीज़ें कैसे कैसे क्या है। टाइप ऑफ चैनल, एलुवियल चैनल भी होते हैं, नॉन एलुवियल चैनल होते हैं। एलुवियल अपने को टाइप ऑफ सॉइल में पढ़ा था कि सॉइल से बनते हैं चैनल, मेड इन एलुवियल सॉइल, कैरी लॉट ऑफ सिल्ट, प्रॉब्लम ऑफ स्कोरिंग एंड सिल्टिंग होती है इसमें, क्योंकि कोई लाइनिंग नहीं कर रखी है एलुवियल चैनल के अंदर, एलुवियल सॉइल के अंदर ही नॉर्मल चैनल चला, चैनल इसमें ये चैनल में आ जाता है, कैनाल भी आ जाएगी, रिवर भी आ जाएगी, अपनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। नॉन एलुवियल चैनल, पहले कैनाल ही मान लो, इसमें कैनाल ही कर रहे हैं, मेड इन नॉन एलुवियल सॉइल सच एज क्ले है, रॉक है, एटसेट्रा। ठीक है, नॉन एलुवियल सॉइल में हो है, एलुवियल सॉइल तो हमने पता ही था, सैंड टाइप की सॉइल होती है, सिल्ट टाइप की सॉइल होती है, सैंड और सिल्ट का मिक्सर टाइप का होता है एलुवियल सॉइल। कैसे बनती है एलुवियल सॉइल, रिवर के साथ साथ बनती है, ऊपर पहाड़ों से क्या होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है पानी के साथ, और पानी के साथ आती जाती है, बनती जाती है, यही सिल्टिंग है। ठीक है, और स्कोरिंग क्या होती है, पहले तो ये देख लो, सिल्टिंग क्या होता है, सिल्ट का डिपोजिशन, सिल्ट का डिपोजिशन। स्कोरिंग क्या है, सिल्ट अपनी रखी, सिल्ट अपनी बेड के यहाँ, पूरा एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है ये बेड, साइड्स, यहाँ जो एलुवियल सॉइल है इनके ग्रेन्स का स्काउरिंग करना, स्काउरिंग मतलब हटाना, यहाँ से हटा देना, स्काउर कर दिया भाई, सिल्ट को कैरी करना। ठीक है, स्काउरिंग हो गई यहाँ, और सिल्टिंग, सिल्ट डिपोजिट हो गई। मेड इन नॉन एलुवियल सॉइल सच एज क्ले, ठीक है, नॉन एलुवियल पता चल गया, एलुवियल पता चल गया, यहाँ नॉन एलुवियल में क्ले है, रॉक है, इनमें सिल्टिंग और स्काउरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सिल्ट है ही नहीं तो सिल्टिंग नहीं होगी, नीचे रॉक अच्छा बेड है, स्काउरिंग भी नहीं होगी। अब अपन ये देखते हैं कि एलुवियल चैनल को डिजाइन कैसे करते हैं। अपन दो ही टाइप के डिजाइन पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल एंड डिजाइन ऑफ लाइंड कैनाल। लाइंड कैनाल का भी सिंपल सा चीज़ें हैं, आगे पढ़ेंगे, पहले अपन एलुवियल चैनल पढ़ लेते हैं। पहले यही चैनल होती थी, आज भी इंडिया में मैक्सिमम चैनल इसी टाइप की होती हैं, क्योंकि लाइन कैनाल को बनाने में तो काफ़ी पैसा लगता है। अपन डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल देखते हैं, पहले कैनेडी सावाई, कैनेडी थ्योरी, कैनेडी कनाड, सॉरी कैनेडी से कनाडा, कनाडा के में कौन लोग जाते हैं, पंजाब, तो ये पंजाब में अपर बारी डोआब कैनाल के ऊपर इन्होंने सारी रिसर्च की थी। ठीक है, फिलोसफी क्या थी इनकी, सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ ए चैनल। ठीक है, सिल्ट को सपोर्ट करेगा ऑफ ए चैनल, ये चैनल है, यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ सिल्ट है कोई, तो मतलब कह रहा है कि सिल्ट सपोर्टिंग ऑफ ए चैनल डिपेंड्स अपॉन द जनरेशन ऑफ एडीज, यहाँ से एडीज निकलती हैं ओवर द चैनल बेड, ऐसे एडी निकलती हैं, क्यों निकलती है एडीज, दीज एडीज आर जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर यहाँ बेड है, एलुवियल है, पानी आया, पानी यहाँ पर फ्रिक्शन लगाएगा, उससे यहाँ से एडीज जनरेट होंगी,
एडीज क्या है? वाटर करंट सी है, ऐसे मान लो वेव टाइप की है। यहाँ से जो एडीज होंगी, ये क्या है, इस वाले शील्ड पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। शील्ड का जो वेट है खुद का वो नीचे की तरफ लगेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ना ये शील्ड सस्पेंशन में रहेगी, ना स्कोरिंग करेगी, ना शिल्टिंग करेगी, ना नीचे बैठेगी, और हमेशा सस्पेंस में रहेगी। यही इन्होंने मेनली फिलोसफी बताई इन्होंने। शील्ड सपोर्टिंग पावर ऑफ ए चैनल डिपेंड्स ऑन द जनरेशन ऑफ एडीज ओवर चैनल बेड। इन्होंने ये ध्यान रखना, उन्होंने चैनल बेड ही बोला, चैनल का साइड नहीं बोला। चैनल में साइड्स भी तो होंगी, ये इन्होंने नहीं बोला। यानी कि जो भी एडीज बनेंगी वो नीचे से बनेंगी, लेकिन एक्चुअल में तो साइड से भी बनती होंगी, क्योंकि एलुवियल है तो यहाँ से भी एडीज बनती होंगी, और इस शील्ड को सस्पेंशन में रखने में योगदान देती होंगी। लेकिन इन्होंने माना कि नीचे से ही जनरेट होती है। ये एक इनका डिसएडवांटेजेस था जो आगे अपन पढ़ेंगे। और ये डिपेंड ऑन द जनरेशन ऑफ एडीज ओवर द चैनल बेड, और यही ऊपर सरफेस के ऊपर जाती हैं और उसको सस्पेंशन में रखती हैं जो भी शील्ड होती है। दीज एडीज आर जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एडीज ट्राई टू फ्लोट इन सस्पेंशन। तो एडीज था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो इसको ट्राई टू फ्लोट इन सस्पेंशन, एंड वेट ऑफ सेडिमेंट ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन। जो वेट है इसका वो नीचे लाने की कोशिश करेगा, और ये एडीज वाला जो फोर्स है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो इफ देर इज ए सफिशिएंट वेलोसिटी ऑफ वाटर दैट कैन प्रोड्यूस एडीज टू प्रिवेंट सिल्टिंग, इसी को अपन बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। इसी का उन्होंने फॉर्मूला दिया था। कहने कि अगर किसी कैनाल में अगर एडीज इतनी जनरेट हो जाए, वेलोसिटी इतनी है पानी की कि इतनी सफिशिएंट एडीज जनरेट कर रहा है कि ये सस्पेंशन में रखने, इस वेट को काउंटर करके इसको सस्पेंशन में रख रहा है, फोर्स ऑफ एडी, तो वही क्या हो जाएगी, यही उस चैनल की क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगी। और क्रिटिकल वेलोसिटी अचीव लिया तो नो स्कोरिंग, नो शिल्टिंग। जो सस्पेंशन में है वो सस्पेंशन में रहेगा, जो बेड पे है वो बेड पे रहेगा, अगर इतनी वेलोसिटी मेरी अचीव हो गई तो। क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने? 0.55 वाई की पावर 0.64, वी नोट बराबर 0.55 वाई की पावर 0.64। ये इन्होंने दिया अपर बारी डोआब कैनाल के लिए, जहाँ वो रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने सारे अपने कॉन्सेप्ट, एक ही था अपर बारी डोआब कैनाल, इसके ऊपर इन्होंने जो भी कॉन्स्टेंट वगैरह थे उनकी वैल्यू फिक्स हो गई उनके लिए, और डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर गया। वाई क्या डेप्थ है मीटर में, और वी नोट वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। फिर बोला कि दूसरी चैनल के लिए क्या करेंगे भाई, एक अपर बारी डोआब कैनाल के लिए हो गया, दूसरी चैनल के लिए भी बताओ। तो कैनेडी साहब ने क्या बोला है कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो और डिफाइन कर दिया कि अगर आपकी सिल्ट कोर्स एंड है या एक फाइन एंड है, इसके वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा, इसके लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, इसके लिए फोर्स कम से कम चल जाएगा। ये ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए तो एम की वैल्यू उन्होंने ज़्यादा दे दी, एक से ज़्यादा, 1 से 1.2 कोर सैंड के लिए। फाइन सैंड के लिए वेट ही कम है, फाइन सैंड छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो इनका वेट भी कम है, वेट कम है तो ऊपर वेलोसिटी भी, फोर्स भी कम चाहिए। फोर्स कम चाहिए तो मतलब जो एडीज का वेलोसिटी, फोर्स का एडीज का फोर्स कम चाहिए, मतलब अपनी कम वेलोसिटी होगी तभी अपना काम चल जाएगा। तो उन्होंने 1 से 0.7 की वैल्यू दे दी। अगर फाइन सैंड है अपर बारी डोआब कैनाल के बेस पे, अगर आपकी कोर सैंड है तो आप वैल्यू ज़्यादा ले लो एम की, 1 से 1.2, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए टू मेक इट सस्पेंशन द पार्टिकल। और फाइन सैंड है तो आपको इनका वेट कम है, आपको कम वेलोसिटी में भी काम चल जाएगा, तो 1 से 0.7 ले लियो। 0.7 वैल्यू यहाँ रखूँगा तो कम में वैल्यू आएगी ना, जो अपर बारी डोआब कैनाल के लिए आई थी। तो इस टाइप से इन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो डिफाइन कर दिया। लेस वेट लेस क्रिटिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मेक इट सस्पेंशन। आइडिया लग गया अपने को। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। अब कैनेडी साहब ने क्या है, एक ही फॉर्मूला दिया। अब आगे तुम लेसी थ्योरी देखोगे, उन्होंने बहुत फॉर्मूले दिए, तो वही उनका एक एडवांटेज बन जाता है, वही उनका डिसएडवांटेज बन जाता है। कम फॉर्मूले दिए, ये इनका एडवांटेज भी है और ये इनका डिसएडवांटेज भी है, कि बाकी फॉर्मूले तो दिए ही नहीं आपने। एम का कोई फॉर्मूला नहीं दिया, केवल वैल्यू बता दी और थोड़ा सा लिंक कर दिया, लेकिन फॉर्मूला कहाँ है? हमें तो फॉर्मूले चाहिए, आगे हम एग्जाम में फॉर्मूले तो पूछेंगे। इसलिए आज तक
कैनेडी थ्योरी से कोई बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये सीमेंस में भी क्वेश्चन अब तक आया नहीं है। ठीक है, फिर अगर अपन देखें डिजाइन प्रोसेस, वी नोट बराबर 0.55 एम वाई के बराबर 0.64, कुछ पहले वाई अज्यूम कर लेंगे ट्रायल के लिए, पूरा ट्रायल एंड बेसिस चले गए। हमने डेप्थ अज्यूम कर ली कि इतने डेप्थ पे मेरी कैनाल चलेगी। वी नोट आ गया, क्यू मेरा क्यों रहता है कि मैं इतना डिस्चार्ज मुझे कैरी करना है। क्यू तो मैं कल निकाल के लाया था ना, कल अपन कैसे निकाल के लाए थे क्यू, फील्ड में मुझे कितना चाहिए, बीटा इंटू क्यू इंटू बी, ए इंटू डेल्टा, मेरा क्यू फिक्स हो गया तो मुझे क्यू दे देता है, क्यू मेरा आ गया। वाई मैंने जूम कर लिया, वी नोट नहीं मैंने अभी निकाल लिया, तो क्यू और वी नोट आ गए, तो मुझे तो क्यू बराबर ए वी, ये तो बेसिक फॉर्मूला है अपना सब, तो ए निकालूंगा मैं इसको। और मैं क्या करूँगा, मैंने साइड स्लोप अज्यूम कर लूँगा, 1 अगर डेप्थ में जा रहा हूँ तो 0.5 मुझे साइड में स्लोप देना पड़ेगा। ये एक फिक्स है, स्टैंडर्ड है, आपको याद ही रखना है। ये जब जहाँ इस टाइप के क्वेश्चन मेंस के वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपको वैल्यू दी नहीं होती, आपको ये जूम करना होता है। 1 से 1 इधर है तो 0.5 वाई जाऊँगा तो 0.5 वाई हो जाएगा। ठीक है, और मैं आर कैलकुलेट कर लूँगा। क्या करूँगा आर का बताएंगे अभी, आर क्यों चाहिए, आर क्यों कैलकुलेट किया मैंने। नाउ कैलकुलेट एक्चुअल मीन वेलोसिटी, किससे, चेजीज इक्वेशन। चेजीज में भी इन्होंने चेजीज पूरा नहीं लिया, सी है कुटरस का फॉर्मूला है बड़ा सा, आपको वैल्यू दी हुई होगी, बड़ा सा फॉर्मूला याद नहीं करना होता, मैं भी याद नहीं कर रखा हूँ, लिखा भी नहीं है इसलिए। तो ये यूजिंग कुटरस फॉर्मूला के बेस पे सी आ जाएगा। आर हमने अभी निकाल के लिया है, ए अपॉन पी, ए निकाल लिया था, क्यू बराबर ए वी से, पी मैंने डायग्राम से निकाल लिया क्योंकि वाई मैंने जूम कर ही रखी है, तो आर बराबर ए बाई पी, ये आ गया। अब देखूंगा कि जो मैंने वेलोसिटी अज्यूम करी थी और वाई एज्यूम करके जो मैंने वेलोसिटी निकाली थी क्रिटिकल वेलोसिटी, और एक जो मीन वेलोसिटी जो नॉर्मली इन वैज्ञानिकों ने दिया है चेजीज ने, तो ये दोनों बराबर आ रही नहीं आ रही, बराबर आ रही हैं तो अपनी डिज़ाइन ओके है, नहीं आ रही तो नई डेप्थ मानो, नया ट्रायल करो, डेप्थ फिर से जूम करो। ठीक है, एस क्या है यहाँ पे, एस है स्लोप, स्लोप अगर गिवन नहीं है अज्यूम कर लो कि 5000 मीटर में 1 मीटर का अपन स्लोप देते हैं, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में अपन केवल 1 मीटर का ही स्लोप देते हैं, किसमें, केनाल में। जो 5 किलोमीटर की नहीं ज़्यादा डिस्टेंस है स्लोप में कितना देता हूँ, 1 मीटर, तो बहुत कम स्लोप देता हूँ, फिर भी ग्रेविटी जनरली होते हैं, पूरा ग्रेविटी पे काम करते हैं, लेकिन स्लोप देखो कितना कम दे रहे हैं। एक आगे अपन लेसी थ्योरी में एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे स्लोप का, इन्होंने तो स्लोप का कोई फॉर्मूला नहीं दिया, कौन सा स्लोप है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, केनाल का लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। लेसी ने फॉर्मूला दिया था एस बराबर एफ की पावर 5/3 3340, याद करना है, लास्ट में ये निकालना होता है स्लोप जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, ये लेसी थ्योरी है। तो लेकिन ये मैं यहाँ भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू अपन यही एज्यूम कर सकते हैं इसके अराउंड ही, 1/3340, 1/3500, 1/4000, कुछ भी एज्यूम कर लो इस टाइप की इसके आसपास। ठीक है, लेकिन ये लेसी थ्योरी में था। अब अपन देख लेते हैं कैनेडी थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे। कैनेडी बाबा ने बोला कि एडीज करंट डॉट ओनली फ्रॉम चैनल बेड स्लोप, लेकिन रियलिटी तो अलग है कुछ, बेड और स्लोप दोनों से एडीज, दोनों से एडीज जनरेट होती हैं, कहाँ से, बेड से भी, स्लोप से भी, साइड स्लोप से भी। फिर एक और क्या ड्रॉबैक था, मैंने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दिया किन के लिए, लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप के लिए, हमें अज्यूम करना पड़ रहा है, हमें दिक्कत हो रही है एग्जाम में। फॉर्मूला तो दिया ही नहीं, लेसी ने तो फॉर्मूला दिया था एफ की पावर 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6। हम तो आपका फॉर्मूला भी ऐसे याद रख रहे हैं कि स्लोप जब अभी लेना पड़े कैनेडी थ्योरी में तो 1/3340 के आसपास ले सकते हैं। ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं दी एवरेज वेलोसिटी की, हम किसकी वेलोसिटी लेके घूम रहे हैं, चेजीज की इक्वेशन लेके घूम रहे हैं। चेजीज ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम कर दिया था, चेजीज एंड बेनिंग्स ने, आगे अपन पूरा यही तो पढ़ने वाले हैं पानी के, तो लेकिन कह रहे हैं कि आपको फॉर्मूला देना चाहिए था,
चेजिज का फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हो? तो चेजिज और इन्होंने क्या किया, नो इक्वेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी, यूज ए चेजिज इक्वेशन। अब कहीं अगर लिमिटेशन लिखनी आने लग जाए तो चेजिज इक्वेशन लिखनी है, लेकिन जो सी है इसका, ये भी कोटरस ने दिया था। कोटरस फॉर्म, कोटरस इक्वेशन है सी के लिए। बाकी ये है क्या, चेजिज इक्वेशन। चेजिज बाबा वी बराबर सी रूट आर, इसकी लिमिटेशन भी इसमें ऐड हो जाएंगे, एंड लिमिटेशन ऑफ कोटरस इक्वेशन सी के लिए, ये भी इनके जो लिमिटेशन थे, इनके जो अजम्पशन थे, वो भी कैनेडी थ्योरी के एजम्पशन हो जाएंगे, क्योंकि कैनेडी बाबा ने खुद का फॉर्मूला नहीं दिया था वेलोसिटी का भी, एवरेज वेलोसिटी के लिए। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए तो दिया था, एवरेज वेलोसिटी को कंपेयर करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया था। अरे एम के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, सीधा साहब ने बता दिया कि कोसेंट है, वेट ज़्यादा है, ज़्यादा वेलोसिटी चाहिएगी, आप 1 से 1.2 ले लो। फाइन सेंड है, कम वेलोसिटी में ही काम चल जाएगा, क्योंकि वेट कम हो फाइन सेंड का, तो करें 0.7 से 1 ले लो। ये कोई बात हुई क्या? आपको फॉर्मूला देना चाहिए था। ठीक है भाई, हमने ऐसे कैनेडी बाबा की ड्रॉबैक निकाल दी कैनेडी थ्योरी की। कैनेडी कनाडा अपर बारी डोआब केनाल कहाँ है? पंजाब के अंदर है। तो कैनेडी जी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। सारा इन्होंने कहाँ किया? अपर बारी डोआब केनाल के लिए। अपर बारी डोआब केनाल कहाँ है? पंजाब में। पंजाब इरिगेशन में काम करते थे कैनेडी जी। कनाडा नहीं गए, बाहर से आके इन्होंने और पंजाब में काम किया। और क्या था फॉर्मूला, आपने को पता है, 0.55 m y की पावर 0.64, क्रिटिकल वेलोसिटी मीटर में, मीटर पर सेकंड में। ड्रॉबैक ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या किया? फिर आए गार्नेट जी। गार्नेट के नाम में लिखा है कि उन्होंने ग्राफिकल सॉल्यूशन दिया होगा, उन्होंने ग्राफिकल सॉल्यूशन दे दिया। ट्रायल ना करना पड़े आपको, आप वाई को जूम करो, आपको वी नोट की वैल्यू मिल जाएगी, आपको वी एवरेज की वेलोसिटी मिल जाएगी, वी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों कंपेयर कर लो, आपको दूसरा वाई जूम कर लो, आपको ग्राफ से वी नोट की वैल्यू मिल जाएगी, वी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको बार बार ट्रायल नहीं करने पड़ेंगे, ये उन्होंने ग्राफिकल सॉल्यूशन दे दिया, ग्राफ बना दी चीज़ों की। ठीक है, अब अपन चलेंगे दूसरे टाइप की थ्योरी पे, लेशे थ्योरी। बड़ी ही आसान सी है, बड़े से फॉर्मूले, थोड़े थोड़े फॉर्मूले हैं। लेशे लखनऊ में थे, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, वहीं उन्होंने काम किया और एलुवियल चैनल की डिज़ाइन किया। लेशे थ्योरी, इन्होंने क्या बोला पहले तो, ये तो पता ही है अपने को, एलुवियल चैनल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं अपन अभी। ठीक है, पहले तो उन्होंने रिजिम बताई, पहले अपन इनके फॉर्मूले देख लेते हैं, आसान आसान चीज़ देख लेते हैं। रिजिम में भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दो रिजिम बनाए इन्होंने। रिजिम किसको कहते हैं? चैनल को ही कहते हैं। चैनल को इन्होंने क्या बोल दिया? रिजिम बोल दिया। तो दो टाइप के रिजिम होते हैं। इनिशियल रिजिम, जब हमने नई नई कैनाल बनाई है, नई नई कैनाल बनाई है तो क्या होता है, ये हम लाइन कैनाल नहीं, एलुवियल चैनल ये, लेकिन अब स्टार्टिंग में जो स्लोप होते हैं ये इरोड नहीं करते। सर हमने इसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया होता है, कई चीज़ें की होती है, लेकिन स्टार्टिंग में ये इरोड नहीं करता, ये इरोड नहीं करता। कौन इरोड करता है? नीचे वाला। क्यों? वेट इरोड करता है इनिशियल एज में, तो आपकी डेप्थ चेंज हो जाएगी, विड्थ चेंज नहीं होगी। ये होता है इनिशियल रिजिम में। थोड़े दिनों बाद एलुवियल चैनल है, एलुवियल चैनल है तो क्या, थोड़े दिनों बाद फाइनल रिजिम की कंडीशन में पहुंच जाता है। पानी है, पानी बहेगा इसमें, पानी कभी इधर इरोड करेगा, थोड़ा इरोड करेगी, धीरे करके इधर भी इरोड करना शुरू करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करेगा। जब हमने चैनल बनाया था तो इनिशियल रिजिम के टाइम में नहीं करेगा, लेकिन समय के साथ ये दोनों चीज़ें चेंज करना शुरू करेगा आपने। क्या? सब चीज़ें चेंज करेगा आप अपना, बेड भी चेंज करेगा, साइड स्लोप भी चेंज करके, और अपने आप को फाइनल रिजिम की कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, जहाँ ना स्कावरिंग हो ना शिल्टिंग हो, तो फिर आ जाता है फाइनल रिजिम। सब कुछ इरोडेबल है, सब कुछ एडजस्टेबल है, लेकिन स्कोरिंग और शिल्टिंग
हो रही है लेकिन दोनों बराबर हो रही है। तो नेट स्कोरिंग नेट शिल्टिंग जीरो हो रही है, जितनी स्कोरिंग उतनी शिल्टिंग। ये उन्होंने बताया कि पानी अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेता है, डेप्थ भी एडजस्ट हो रही है चैनल की, विड्थ भी एडजस्ट हो रही है, वेटेड एरिया भी सब एडजस्ट हो रहा है, वेलोसिटी आपकी स्टेबल है, तो ना स्कोरिंग हो रही है ना शिल्टिंग हो रही है। यही लेसी की थ्योरी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, उसमें केवल डेप्थ एडजस्ट हो रही थी, साइड रिजिड थी, जिसमें फाइनल रिजिम में सब कुछ इरोडेबल है, सब कुछ एडजस्टेबल है। अब पानी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, कर चुका है सब कुछ सब कुछ इरोड करके, सब कुछ एडजस्ट करके। तो डेप्थ भी एडजस्ट हो रही है, विड्थ भी एडजस्ट हो रही है, सब कुछ एडजस्ट हो गई। ऐसी फाइनल कंडीशन में आ गया है कि स्कोरिंग इज इक्वल टू शिल्टिंग। तो यही लेसिस की थ्योरी अप्लीकेबल हो जाती है, इनिशियल रिजिम के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है। फिर एक होती है ट्रू रिजिम, ये आइडियल केस आ गया, आइडियल कंडीशन। इसमें कहते हैं कि ना शिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है, चैनल पूरा स्टेबल है। फिर एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं अपन अगर चैनल चैनल अगर कोर्स शिल्ट कैरी कर रहा है या फाइन शिल्ट कैरी कर रहा है, तो क्या होता है, कोर्स शिल्ट है, ज़्यादा वेट होगा, जल्दी सेट होकर जाएंगे यहीं, तो डेप्थ कह रहे हैं कम आती है, तो चैनल इस टाइप का बनता है, जैसा वाइड एंड शेलो। जो फाइन शिल्ट होती हैं, फाइन शिल्ट कैनाल होती हैं जिनमें पानी के साथ फाइन शिल्ट होता है, वो डीप एंड नैरो होती हैं। ठीक है, तो कोर शिल्ट का अपन याद कर लेंगे कि इनका वेट ज़्यादा होता है, जल्दी सेट हो जाती हैं, तो डीप इनका डीप बने ही नहीं है, नैरो एंड शेलो ही बन गई, सॉरी क्या बोलते हैं, शेलो एंड वाइड बन गई। वाइड क्यों बन गई, अब अगर कोई चीज़ यहीं हो जाएगी, नीचे पानी जा नहीं पा रहा, तो पानी को कुछ तो एरिया चाहिए ना क्यू को करने के लिए, ए इंटू वी को, तो क्या करेगी ये फिर वाइड होना शुरू हो जाती है, चैनल है वाइड होना शुरू हो जाती है, वाइड एंड शेलो। तो फाइन सिल्ट के लिए डीप एंड नेरो। ठीक है, अब आता है लेसे के फॉर्मूले। लेसे ने क्या किया, पहले दो बेसिक फॉर्मूले दिए, कैसे देखो इनको याद करने का तरीका, क्यू बराबर 140 आर की पावर 5/2। अब एक आर का फॉर्मूला भी चाहिए अपने को, आर बराबर 5/2 को नीचे ले आओ, वी स्क्वायर बाई एफ कर दो। ये दो फॉर्मूले हैं लेसे के बेसिक से। इसी से निकलेगा वी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन का 140 की पावर 1/6। इसी से फॉर्मूला निकलेगा पी का फॉर्मूला 4.75 रूट क्यू। अब देखो पूरे फॉर्मूले एक साथ देखते हैं अपन, क्यू बराबर क्या है 140 आर की पावर 5/2, आर का फॉर्मूला चाहिए, 5/2 को नीचे ले आओ, वी स्क्वायर बाई एफ, क्यू बराबर 140 आर की पावर 5/2, आर बराबर 5/2, वी 5/2 को नीचे ले आए, 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ। इसे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला, क्यू एफ स्क्वायर बाई 140 की पावर 1/6। आगे अपने इसको डिराइव भी करेंगे कि कैसे डिराइव करना होता है, क्वेश्चन आते हैं इसके। इन्हीं दोनों फॉर्मूला से क्या आता है, पी बराबर 4.75 रूट क्यू। पी क्या है वेटेड पेरीमीटर, क्यू क्या है डिस्चार्ज, वी क्या है वेलोसिटी, एफ एफ का फॉर्मूला तो अरे एफ का फॉर्मूला तो दिया है इन्होंने, सारे फॉर्मूले दिए हैं, कैनेडी की तरह नहीं कि कहीं कंजूसी कर जाए, सारे टाइप के फॉर्मूले दिए हैं। 1.76 डी एम एम, एम एम भी याद करना, इसको ऐसे याद रखना 1.76 रूट डी एम एम, क्योंकि जो डाया ऑफ सिल्ट है, साइज ऑफ सिल्ट है, तो अपन एम एम में रखेंगे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला भी याद कर ही रखा था, एस का एफ की पावर 5/3, 3340 क्यू की पावर 1/6। बस इतने ही फॉर्मूले हैं लेसे ने, दो बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं से दोनों फॉर्मूले से ये निकला है, ये अलग फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया है, एफ की पावर 5/3, 3340 क्यू की पावर 1/6। एक लेसन ने इसका और डेप्थ का भी फॉर्मूला दिया, स्कारिंग पढ़ रहे थे ना, तो इसका और डेप्थ का फॉर्मूला दिया, क्या दिया, डी बराबर 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ की पावर 1/3। क्यू क्या है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ या विड्थ। ठीक है,
तो ये हो गया रिजीम, रिजीम के लिए होगा क्योंकि लेसन ने दिया है तो रिजीम के लिए दिया है, रिजीम इसका डेप्थ। अब क्या किया इन्होंने, एडवांटेजेस देख लेते हैं लेसी थ्योरी के। एडवांटेजेस क्या था और कैनेडी थ्योरी। कैनेडी ने डेप्थ वाई को यूज किया था बिकॉज साइड एडीज को नेगलेक्ट कर लिया था उन्होंने। लेसी ने क्या यूज किया, आर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या फॉर्मूला होता है, ए बाई पी। बार बार पढ़ेंगे अपने फॉर्मूले, पता होना चाहिए। हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस ए बाई पी, वेटेड एरिया वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। एक होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, वो होता है ए बाई टी, ए बाई टॉप विड्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ अपना भी आर करेंगे, जहाँ काम आएगा वहाँ उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैम अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ी देर में आपको फ़ोन करता हूँ। कैनेडी ने क्या किया था, फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूला में वी नॉट बराबर 0.55 एम, वाई के पावर 0.64 था। इन्होंने डेप्थ को यूज किया, क्यों, इन्होंने माना था कि जो भी एडी जो जनरेट हो रही हैं वो केवल बेड से हो रही हैं। उन्होंने वाई यूज कर लिया अपने फॉर्मूले में। इन्होंने क्या किया, जैसे ने आर का यूज किया। फॉर्मूले में देखोगे हर जगह आर ही आर आ रहा है। क्यू बराबर 140 आर की पावर 5/2, आर का फॉर्मूला 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ। इन दोनों से वी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। इसमें एफ का फॉर्मूला क्या था, 1.76 रूट डी एम एम। पी का फॉर्मूला क्या था, इन्हीं फॉर्मूले से आया है, 4.75 रूट क्यू, ठीक है। एस का फॉर्मूला अलग फॉर्मूला था, एफ की और 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6। आसान से फॉर्मूले हैं। जब मैं इसे लिख रहा हूँ आप भी रफ कॉपी में रफ कॉपी लेके बैठा करो, रफ कॉपी लेके बैठो और उसमें ये फॉर्मूले जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखोगे। जितनी बार लिखोगे आसानी से याद हो जाते हैं। पहले मुझे भी ये याद नहीं होते थे लेकिन अब देखो याद हो गए। तो उन्होंने लेसन ने आर का यूज किया, क्योंकि साइड प्लस बेड दोनों तरफ से एडी जनरेट होती हैं। लेसन ने शील्ड फैक्टर एफ का फॉर्मूला दिया, 1.76 रूट डी एम एम, ये यूज किया, मोर अप्रोप्रिएट। कैनेडी ने क्या बोला, केवल एम को क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो डिफाइन कर दिया, कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं दिया था। चीज़ें हैं तो दोनों लगभग सेम के लिए हैं, तो शील्ड की साइज़ के लिए पे डिपेंड कर रही हैं। शील्ड फैक्ट्री हैं, ये तो शील्ड फैक्टर एफ है, बोला ही ना उन्होंने 1.76 रूट डी एम एम लेसन है। कैनेडी ने एम क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो डिफाइन करके छोड़ दिया, फॉर्मूला ही नहीं दिया। बिना फॉर्मूला के तो हमें मज़ा ही नहीं आता। तो ये एडवांटेजेस हो गए। लेसे के बताओ डिसएडवांटेजेस थी, ज़्यादा फॉर्मूला दे दिया, टू मैनी एम्पिरिकल इक्वेशन, ये डिसएडवांटेज बन गया। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शील्ड फैक्टर, क्या है भाई ये, डिफरेंट वैल्यू ऑफ शील्ड फैक्टर फॉर्मूले से निकाली वो थोड़ी अलग आई होगी और वैसे निकाली होगी तो अलग आई होगी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ शील्ड फैक्टर आ रही है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिम चैनल आर नॉट डिफाइंड प्रिसाइजली, रेजिम चैनल की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो और अच्छे से डिफाइन नहीं की, बस ऐसे बता दिया कि अभी ये इनिशियल रेजिम है, इनिशियल रेजिम है तो केवल डेप्थ ही वेरी हो रही है, बनाया ही अभी साइड इरोड नहीं और केवल बेड इरोड हो रहा है तो डेप्थ ही वेरी हो रही है। और फाइनल में क्या बताया, सब कुछ सब इरोड हो रहा है, सब एडजस्ट हो रहा है, लेकिन स्कोरिंग इज इक्वल टू सिल्टिंग हो रही है। अरे इतना ही डिफाइन किया, थोड़ा और भी डिफाइन करना चाहिए था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिम चैनल आर नॉट डिफाइंड प्रिसाइजली। कह रहे हैं कि ट्रू रेजिम कंडीशन डजंट अचीव प्रैक्टिकली। हाँ, ट्रू रेजिम की तो अलग ही बात थी, वो तो प्रैक्टिकल था ही नहीं, वो तो आइडियल केस था। तो ये करके ऐसे करके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। फिर हमें क्या था, फिर हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमने दो थ्योरी पढ़ ली, क्या क्वेश्चन आते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या आते हैं।
सबसे पहले तो 2019 में देखो एक क्वेश्चन आया है, 2024 में क्वेश्चन आया है 15 नंबर का। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स इनिशियल रिजीम, फाइनल रिजीम। डिफाइन कर देंगे इन रिजीम थ्योरी ऑफ स्टेबल चैनल। ठीक है। डिजाइन ए स्टेबल चैनल फॉर कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड यूजिंग लेसिस मेथड एज्यूमिंग ए सिल्ट फैक्टर दे दिया, एफ दे दिया 1.76 रूट डी एम एम, नहीं लगाना पड़ेगा अपने, डायरेक्ट वैल्यू दे दिए। ठीक है। क्यू दे दिया है। अपन क्या कर लेंगे इनके, अब सिंपल से देख लो चीज़ें। एक क्वेश्चन ये था, क्यू दिया था, सिल्ट फैक्टर दे दिया, साइड स्लोप भी दे दिया। अपन मानते भी इतना ही, अगर नहीं दिया होता तो कितना 0.5 1 1 डेप्थ जाऊँगा तो 0.5 मुझे इसके जो साइड्स हैं इनको थोड़ा, पहले तो ऐसी चैनल थी ये, इसको नीचे साइड में करना पड़ेगा, ट्रेपेजोइडल चैनल बनाऊंगा मैं। तो वाई डेप्थ जाने पे मैं कितना चुका दूंगा इसको, 0.5 हॉरिजॉन्टल ले जाऊंगा, 1 डेप्थ में 0.5 चुका दूंगा। क्या किया मैंने, सारी चीज़ दी थी, लिख ली। डिजाइन द अलुवियल चैनल यूजिंग लेसिस थ्योरी, कैसे डिजाइन करेंगे। क्यू दे दिया, एफ दे दिया, पहले वैल्यू छोटी निकाल लो, क्यू एफ स्क्वायर बाई 140 पावर 1/6। ए फॉर्मूला में और पता है, पी का फॉर्मूला 4.75 रूट क्यू, पी भी निकालो जल्दी से। वी से अपन क्या करेंगे, तो आपने पहले तो ये देख लो, डिजाइन करना बोल रहा है तो अपने को विड्थ निकालनी है, डेप्थ निकालनी है और एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप निकालना है। 3 चीज़ें निकालनी होती है, अपना डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है एस, फॉर्मूला पता है इसका, तो ए की पावर 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6। तो ये तो मैं कभी भी निकाल लूँगा। पहले मैं बी और वाई निकाल लूँ। बी और वाई कैसे निकालूंगा, देखते हो कैसे निकाल लूँगा। वी आ गया, क्यू बराबर ए इंटू वी, तो अपना एक तो क्या आ गया, पी आ गया था वेटेड पेरीमीटर, इसको मैं ज्योमेट्री से वैल्यू निकाल सकता हूँ एक इसकी। वी का मैं क्या करूँ, क्यू बराबर ए इंटू वी से मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, क्या आ गया क्यू बाई वी। इससे मैं एक एरिया निकाल लिया, मैंने वेटेड पेरीमीटर निकाल लिया। अब मैं जाऊँगा ज्योमेट्री की तरफ, 0.5 1 बी वाई। ठीक है, सारी चीज़ें हैं अपने को। तो वाई वाई हो गया, ठीक है। ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 है तो ये 0.5 हो जाएगा, ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा 0.5 वाई हो जाएगा, 0.5 वाई हो जाएगा, 0.5 वाई हो जाएगा। अब अपन एरिया भी निकाल सकते हैं इसका। एरिया कैसे निकालोगे, तो ये रेक्टेंगल हो गया बी इंटू वाई प्लस का, 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 0.5 वाई इंटू वाई। आइडिया हो गया, अपने को निकालना आता है। 2 से 2 कट जाएगा, बी इंटू वाई प्लस का 0.5 वाई स्क्वायर। इन चीज़ों को याद नहीं करना, निकाल लेना होता है, सीखना होता है। ठीक है, सीखो इनको इसी। ठीक है, फिर आता है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर मुझे पता है, ये वेट है, ये वेट है, ये वेट है, तो बी प्लस का इसका क्या है, ये 0.5 है, ये वाई है, तो ये डायगोनल टाइप का हो गया ना ट्रायंगल में, 0.5 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का स्क्वायर का रूट, दोनों को सम कर दूंगा, इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि ये भी है ये भी है। ये आपने निकाल दिया ऐसे। पी वेटेड पेरीमीटर निकाला, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाली थी 4.75 रूट क्यू से। ठीक है, एरिया निकाल लिया हमने और इसकी वैल्यू निकाली थी क्यू बराबर ए इंटू बी सी, क्यू बाई वी सी। क्यू दिया हुआ था, वी की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूँ, क्यू एफ स्क्वायर बाई 140 की पावर 1/6 से। अब मेरे एरिया आ गया, इसको ज्योमेट्री टर्म में लिख दिया, पेरीमीटर आ गया, इसको ज्योमेट्री टर्म में लिख दिया, तो क्या आ गया ए आ गया। अब सारी इक्वेशन देखो, बी और वाई में एक इक्वेशन, बी और वाई में दूसरी इक्वेशन, यहाँ से बी और वाई में से कोई भी एक वैल्यू, जैसे बी एक जगह ही रखना पड़ेगा, बी एक जगह है, बी की वैल्यू यहाँ से डाल दो, वाई की टर्म में आ जाएगी। वाई में स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कैलकुलेटर से बी निकाल लो, सॉरी वाई निकाल लो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, एक वैल्यू आएगी 7.37 के अराउंड आ रही थी, तो इतनी डेप्थ थोड़ा ना होती है, तो 1 मीटर के अराउंड आई, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसी से बी निकाल लिया, और स्लोप तो हमें निकालना आता ही आता है। बस ये याद रखना है कि हमें लास्ट में लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी निकालना होता है। क्या फॉर्मूला है, एफ की पावर 5/3, 33/40 तो हमने याद ही कर लिया, क्यू की पावर 1/6। तो ये क्वेश्चन 2.11, 2.313, 2.14 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, 2.2 क्वेश्चन यहाँ हुए हैं, साइड स्लोप नहीं दे रखा था, ध्यान रखना साइड स्लोप अपने को कितना मानना है, 1 अगर वर्टिकल जा रहा हूँ तो 0.5 हॉरिजॉन्टल जाऊँगा, ठीक है। वो क्या है, बहुत सिंपल सा है ये, तो क्यू दे रखा है, ये दे रखा है, एफ दे रखा है, निकाल लीजिए। अब अपने को एक कॉन्सेप्ट और सीखना है इसमें, पहले कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट और भी सीख लीजिए। पहले इनकी डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको ये डिराइव करना है, v इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 1/4 e पावर 1/6 और p पावर 4.75 रूट क्यू। आपको बेसिक इक्वेशन क्या क्या यूज़ करनी है, एक तो ये यूज़ करनी है, एक ये यूज़ करनी है, तो इन्होंने थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करके दे दिया। बाकी हमने बेसिक इक्वेशन क्या याद करी थी, r बराबर 5/2 v स्क्वायर बाई एफ याद करी थी, और q बराबर क्या याद किया था, 140 r की पावर 5/2 याद किया था, 140 r की पावर 5/2, r क्या याद किया था, 5/2 v स्क्वायर बाई एफ। उन्होंने थोड़ी, ये तो इक्वेशन वही दी है, ये इक्वेशन थोड़ी सी इन्होंने अलग करके दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसे लग रहा था इसी से निकालना आसान है, वेलोसिटी वाला, तो अगर मैं देखूँ ये फॉर्मूला लूँ, ए एफ स्क्वायर बराबर का 140 वी की और 5, मैं मान लो दोनों तरफ वी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, क्यू बराबर ए इंटू वी, क्यू आ जाएगा, एफ स्क्वायर आ जाएगा 140, इधर वी से मल्टीप्लाई किया तो वी की और 6 आ जाएगा, तो यहाँ से वी क्या आ जाएगा, सिंपल से आ गया, क्यू एफ स्क्वायर बाई 140 की और 1/6। फिर अपने को ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा घुमाना फिराना है। क्या घुमाना फिराना है, देखो कैसे करना है, ए एफ स्क्वायर बराबर 140 वी की पावर 5 फॉर्मूला दिया हुआ है, वी का फॉर्मूला ऊपर वाले से लिखना है, ये भी तो दिया हुआ था, तो इसमें यहाँ वी रखेंगे पहले, ये रखा, फिर आर की वैल्यू फिर रखिए एक और, ऐसे करके घुमा फिरा के वही वी ले आए हैं और सोल्व करेंगे, एक और क्यू बाई वी लिख देंगे। हेलो, नमस्ते, ठीक ठाक, ऑफिस, ऑफिस, हाँ क्या हुआ, अच्छा, तब तो मैं ऑफिस चला जाऊँगा, तब तो मैं ऑफिस चला जाऊँगा, 2:15, हाँ, फिर- अच्छा, कौन सी भाभी को अच्छा, ठीक है, दे जाओ, दे जाओ, हाँ ठीक है, ठीक है, मेरे सामने आ जाएंगे तो करवा दूंगा, नहीं तो कैसे करवाऊंगा। हाँ, तो अपन कहाँ थे, अपने घुमा फिरा के इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करके ये निकाल देना है। इसको तो मैं चलो सीधा भी निकाल सकता था कि क्यू बराबर ए इंटू वी कर दो भाई, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करोगे, वी से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आ जाएगा। अब अपना एक काम आता है, पी बराबर 4.75 रूट क्यू निकालना।
तो अपन एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये लिया, स्क्वायर कर दिया, आर को क्या लिख दिया, ए बाई पी लिख दिया। पी आ गया, अपने पी निकालना है, बाकी सबको पी इधर ले आओ, बाकी सबको चेंज करते रहो। फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, वी का फॉर्मूला है उसको रख दो, और फाइनल निकालो पी बराबर 4.75 रूट क्यू। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से तो आपने सीधा वी निकाल लिया, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। कैसे निकाला, सीधा दिया हुआ था उसी से वी से मल्टीप्लाई कर दिया, और आर बराबर 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ जो हमने याद कर रखा था, उसे पी बराबर 4.75 रूट क्यू निकाल लिया। तो वैल्यू रखते गए इधर से उधर और आ गया। अब एक आता है रिजिड बाउंड्री कैनाल, डिजाइन ऑफ रिजिड बाउंड्री कैनाल। ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। हेलो, डिजाइन ऑफ रिजिड बाउंड्री कैनाल। ठीक है, डिजाइन ऑफ रिजिड बाउंड्री कैनाल क्या है। डिजाइन रिजिड बाउंड्री कैनाल कैरिंग 50 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज दिया हुआ है। बेनिंग्स बाबा आ गए हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दिया हुआ है कैनाल का 12/10,000। चैनल रेक्टेंगुलर सेक्शन बोला है, करेक्ट डिजाइन करो। डिजाइन में क्या निकालेंगे अपन, डेप्थ निकालेंगे, बी निकालेंगे, स्लोप तो दिया ही हुआ है। ठीक है, बेनिंग्स इक्वेशन दी हुई है, बेनिंग्स इक्वेशन लिख लेंगे पहले, 1/n आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/2 सबको याद रहती है। क्यू निकालूंगा, ए इंटू वी, क्यू दिया हुआ अपने को, तो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, बी इंटू वाई हो जाएगा, बी वाई, एरिया बी इंटू वाई हो गया। वी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 1/n आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/2। क्यू दिया हुआ है, बी नहीं दिया, वाई नहीं दिया, एन दिया हुआ है, आर नहीं दिया, एस नहीं दिया। आर निकालना अपने को, आर होता है ए बाई पी। अब अपने को इसमें देखना है कि अपने को डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर चैनल। क्या करेंगे अपन एक इन्वायरमेंट में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंट सेक्शन का, या ओसीएफ में पढ़ते हैं, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन का ओसीएफ में पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर चैनल हो तो बी इज इक्वल टू 2y हो जाता है। क्या करते हैं इसमें, पेरीमीटर मिनिमम कर देते हैं, आगे अपन देखेंगे। ओसीएफ में आसान सी चीज़ें हैं, अभी याद कर लो, बी इज इक्वल टू 2y। डिजाइन करने के लिए बस वहाँ एग्जाम में ये चीज़ याद आनी ज़रूरी होती है कि क्या करूँ मैं, मेरे पास तो एच भी नहीं है, बी भी नहीं है, वाई भी नहीं है, कैसे जाऊँ। तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल डिजाइन कर लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 2y मान के। तो आर कितना होगा, ए बाई पी, एरिया बी इंटू वाई, और बी प्लस वाई प्लस वाई, आर कितना आ गया, वाई बाई 2 आ गया। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई, बी आ गया 2y, वाई वाई है ही, आर कितना आ गया, वाई बाई 2 आ गया। क्यू दिया हुआ, सब चीज़ दी हुई है, यहाँ से क्या निकालूंगा, वाई निकाल लूँगा, वाई निकाल लिया, बी कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। हो गया डिजाइन पूरा। लास्ट में कहते हैं कि 1 मीटर का फ्री बोर्ड भी दे देना चाहिए जब चैनल डिजाइन कर रहे हो तो। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देता है कि हाँ सारी चीज़ें रखी हैं। अब एक चीज़ और आती है अपने लाइन कैनाल के अंदर ही, जैसे पहले अपन ये देख लेते हैं, ट्राइंगुलर इरिगेशन लाइन कैनाल दिया है, ट्राइंगुलर दिया है, लाइन कैनाल दिया है, बस यहीं आपको सतर्क हो जाना है। बाकी तो क्या है, मैंने इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है, निकाले जाओगे। लाइन कैनाल दी है, लाइन कैनाल में देखो, अच्छा ट्रायंगुलर दिया है, तो आर बराबर, आर चाहिए आपने मैंने इक्वेशन में, ए बाई पी। ये क्या आता है इसमें,
वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा कैसे आता है वो भी बताएंगे। ये याद ही कर लो, 2y इंटू थीटा प्लस कोट थीटा। क्या आता है, आर की वैल्यू, ए बाई पी की वैल्यू, ए की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू है, कैसे आती है बताएंगे अभी। तो अपने को वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, ए की वैल्यू, पी की वैल्यू 2y थीटा प्लस कोट थीटा, थीटा प्लस कोट थीटा कट जाएगा, वाई वाई 2 आ जाएगा और आगे आसान हो जाएगा। ये थीटा अकेला होता है तो अपने इसको डिग्री में नहीं डालते हैं, जहाँ अपने को पता है रेडियंस में डालते हैं। ठीक है, और क्या है, थीटा क्या हो जाएगा इसमें, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, 1:1 का स्लोप हो गया, तो ये अपने को चाहिए नहीं है, थीटा कोट थीटा हो गया अपना काम। तो देखो ये क्वेश्चन क्या और क्या आ रहा है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। अनलाइंड कैनाल बोली है, विड्थ दे रखी है, शील्ड फैक्टर दिया रखा है, तो अपन किस में जाएंगे, लेक्सी थ्योरी में चले जाएंगे। तो एवरेज डेप्थ निकलवाइए इसने भाई साहब ने, वाई निकलवाइए। क्या निकालेंगे अपने, बस अपने को एक तो ये याद रहना चाहिए कि वाइड चैनल है, वाइड चैनल तो मतलब वाई बहुत छोटा है, बी बहुत बड़ा है, बी ग्रेटर देन वाई। तो आर बराबर जब ए बाई पी करूँगा, रेक्टेंगुलर चैनल बोलिए, ए तो बी इंटू वाई कर दूंगा, पेरीमीटर बी प्लस का 2y करूँगा, बी इतना बड़ा है कि 2y जोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये बी प्लस 2y कितना हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, आई की वैल्यू वाई आ जाएगी। एक तो ये चीज़ हो गई, फिर क्या आया, वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने पता है 4.75 रूट क्यू। पेरीमीटर अपने को इसमें दे रखा है, ऐसे मान लो, कैसे, बी दे रखा है, वाई नहीं दे रखा है, पेरीमीटर क्या होगा, बी प्लस 2y। अभी अभी तो माना आपने 2y तो बहुत छोटा है बी के रेस्पेक्ट में, पेरीमीटर कितना बी के बराबर अज्यूम कर लो, पेरीमीटर को जैसे बी के बराबर अज्यूम किया 71.25 मीटर, क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब क्या है, ये फॉर्मूला आपने को पता है, आर बराबर का 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ। आर की वैल्यू वाई होगी 5/2, यहाँ से वी को वाई के टर्म में ले आओ, क्यू हमने निकाला था ए इंटू बी, ए बी इंटू वाई इंटू वी वाई, सॉरी वी, तो ये हो जाएगा, क्यू की वैल्यू अपने को पता है, यहाँ से निकाल रखी है, बी इंटू वाई, ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है, वाई वाई हो जाएगा, और वी की वैल्यू अपने वाई के टर्म में फिर निकाल रखी है, सब रखूँगा तो वाई की इक्वेशन बनेगी, उसे अपन डेप्थ निकाल लेंगे। थोड़े से डिफिकल्ट सवाल हैं, लेकिन देखो कि चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें को आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, कैसे इसका यूज़ होगा, कैसे मैं आगे कैसे मैं इसमें आगे निकल जाऊँगा। बेसिक पता है, पेरीमीटर पता है, शील्ड फैक्टर पता है, ये पता है अपने को, स्लोप पता है, वेटेड पेरीमीटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज, ठीक है, सिंपल सा चीज़ें पूछी हुई इसने। और क्या पूछ रहा है, ये टेस्ट सीरीज का सवाल है, गेट की टेस्ट सीरीज का सवाल, मीन साइज दे रखी है, लेकिन ऐप निकालूंगा, निकाल जाऊंगा 1.76 रूट डी एम एम, जो सेंटीमीटर में दे रखी है एम में कन्वर्ट कर लूँगा। हाइड्रोलिक रेडियस निकालिए, फॉर्मूला मुझे पता है बेसिक, 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ, वेलोसिटी दी रखी है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, इसको इसके लिए ऐप निकालूंगा इससे और निकाल ले जाऊँगा। क्यों अपने को चाहिए नहीं, बस फॉर्मूला लिख दिया है कि याद रहे, सारी चीज़ें अपनी यहीं से निकाल के लाएँ। 140 आ गया और 5/2, आर क्या आएगा 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ, वेलोसिटी क्यू एफ स्क्वायर अपन का 140 की पावर 1/6, एफ की वैल्यू 1.76 रूट डी एम एम, ठीक है। स्लोप की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, एफ की पावर 5/3, 3340, क्यू की पावर 1/6, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, सब आसान आसान सी हैं। ये देखो ट्रेपेजोडल लाइन कैनाल दे रखा है, लाइन कैनाल आते ही मतलब आपने लाइनिंग तो कर रखी है, लेसे और कनेडी थोड़ी तो नहीं लगेंगी। फिर दे रखा है ट्रेपेजोडल चैनल है,
विद राउंडेड कॉर्नर है, तो अपने को क्या करना है, और राउंडेड कॉर्नर ऐसे और राउंडेड कॉर्नर होते हैं, जब लाइन कैनाल बनाते हैं तो अपन ऐसे कॉर्नर बना देते हैं, लाइन राउंडेड कॉर्नर। तो एक तो मेरा इसमें क्या आ गया, रेक्टेंगुलर आ गया, बी इंटू वाई हो जाएगा इसका एरिया। तो ये क्या आ गया, दोनों मिलके ये क्या हो जाएंगी, जो अपन ट्राइंगुलर लाइन कैनाल पढ़ के आए थे, ट्राइंगुलर लाइन कैनाल। ये ऑटोमेटिकली आपको मानना है कि ट्राइंगुलर लाइन कैनाल है, तो आपको राउंडेड कॉर्नर वाले ही है नीचे, राउंडेड कॉर्नर। इसका एरिया क्या होता है, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। ई क्या होता है, 2y थीटा प्लस कोट थीटा। अभी ये याद नहीं करना, बस अब देखते जाओ, आगे अपन इसका डेरिवेशन देखेंगे तो अरे यार ये तो बहुत आसान सा डेरिवेशन था। ठीक है, अब इसमें गलती कहाँ होने के चांस होते हैं, हम ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन को भूल जाते हैं, बीच वाले पार्ट को भूल जाते हैं, बी इंटू वाई को भी आपको भूलना नहीं है। एरिया में बी इंटू वाई आएगा, प्लस ये पेरीमीटर में ये आएगी, पेरीमीटर प्लस ये आएगी, इन दोनों का तो अपने को पता है, 2y थीटा प्लस कोट थीटा, और प्लस बी और जोड़ दूंगा। ठीक है, ये राउंडेड कॉर्नर है। देखो हमने तो पहली बार में क्वेश्चन किया था, बी इंटू वाई छोड़ ही दिया था, इससे बी छोड़ ही दिया था पेरीमीटर में। तो आपको डायग्राम बनाना है और देखना है, आसान से सवाल होते हैं। कैनाल के डिजाइन स्टेप्स आइडिया है अपने को, वी निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, पी निकालूंगा, दोनों को ज्योमेट्री से करूँगा, और आर क्यू निकालना है, दोनों ज्योमेट्री से मेरा काम हो जाएगा। दो इक्वेशन, बी एंड वाई की दो इक्वेशन, दो अननोन, एक में से दूसरी वैल्यू रख के कर लूँगा। एस बराबर एफ की पावर 5/3 33 की पावर 1/6, ये भी निकालना होता है, ये भी निकालना होता है लास्ट में। ठीक है, अब देख लो इसका डेरिवेशन। ये है ट्राइंगुलर चैनल है, ट्राइंगुलर लाइन कैनाल विद राउंडेड कॉर्नर्स, ये राउंडेड कॉर्नर है। यही अगर मैं अब ट्राइपोजोइडल बनाऊंगा तो ये मेरा राउंडेड कॉर्नर यहाँ आ जाएंगे। इसको मैं पार्ट को हटा दूँ तो ये क्या बन गई, मेरी ट्राइंगुलर चैनल बन गई। ठीक है, क्या करना होता है इसमें, तो सही नहीं बना। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेरा वाई है, इधर से भी जाऊँगा मैं, मेरा वाई मिलेगा मुझे। ये ऐसा नहीं है, देखो अभी वापस से देखो इसको, ये मैंने थीटा मान लिया, यहाँ मानूंगा ये भी मेरा थीटा है, पैरेलल लाइन ये भी मेरा थीटा हो गया। अब क्या, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ये ट्राइंगल प्लस ये मेरा सर्कल, सर्कल, ये थीटा एंगल, ये तो टू थीटा बनाते हैं, याद कर लो कि टू थीटा बनाते हैं। ये मेरी डेप्थ वाई, ये मेरी डेप्थ वाई, ये मेरी डेप्थ वाई, क्योंकि ये तो पूरी रेडियस हो गई सर्किल की। ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितने एंगल में, 2 पाई एंगल में, 360 डिग्री में होता है ना, 2 पाई में पाई आर स्क्वायर होता है, टू थीटा में कितना हो जाएगा, थीटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही तो आया था वाई स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले में आ रहा था ना, वाई स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इंटू थीटा। अब क्या है इसका एरिया का, ट्राइंगल का एरिया आता है अपने को, दोनों एरिया को देख, 2 × 1/2, दो ट्राइंगल हैं इधर और इधर, 2 × 1/2, वाई इंटू वाई कोट थीटा, ये वाई है, ये थीटा है, ये वाई कोट थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो हो जाएगा। इसको ऐसे मानो ये सर्किल था, यहाँ हमने दो वो खींची, क्या, टेंजेंट खींची। ठीक है, तो ये वाई कोट थीटा, तो वाई स्क्वायर कोट थीटा आ गया, तो यही था वाई स्क्वायर कोट थीटा। तो एरिया अपना आ गया वाई स्क्वायर थीटा प्लस का कोट थीटा, ये आइडिया हो गया अपने को, ऐसे ही पेरीमीटर आ जाएगी।
ये वाई है, वाई कोट थीटा है, ये वाई कोट थीटा आ गई, ये वाई कोट थीटा आ गई, तो कितनी हो गई? 2 वाई कोट थीटा हो गई। इसकी पेरीमीटर 2 पाई आर होती है ना, सर्किल की पेरीमीटर कितने एंगल में? 2 पाई एंगल में। 2 थीटा में कितनी हो जाएगी? 2 थीटा वाई, 2 थीटा वाई। ये कितना हो गया? वाई कोट थीटा, वाई कोट थीटा, 2 वाई कोट थीटा हो गया। अपने से इसको डिराइव कर सकते हैं एग्जाम में अगर पूछ लिया तो। और सीधा अगर वैल्यू पूछी है, सीधा क्वेश्चन सोल्व कराया है, तो वो इसमें आर पूछता है, ए बाई पी बता देंगे अपन। देखेंगे कि ट्राइंगल सेक्शन है, यही ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, या फिर रेक्टेंगल सेक्शन है। रेक्टेंगल सेक्शन है तो अपन लोग को बीच वाला पोर्शन नहीं भूलना है, बी इंटू वाई वाला, और पेरीमीटर में बी ऐड करना है। बाकी अपने को फॉर्मूला ट्राइंगल का आता ही है, और पेरीमीटर का, ये फॉर्मूला एरिया का, ये फॉर्मूला पेरीमीटर का आता है। आर पूछेगा ए बाई पी, वाई बाई टू, जैसे जितना भी आएगा अपन पूरा फॉर्मूला लिख के कर देंगे चीज़। तो दूसरा क्या है इसमें, डिस्चार्ज पूछ सकता है। लाइन कैनाल है, लाइन कैनाल में कैनेडी और ये सब तो लगेंगे नहीं, ना कैनेडी लगेगा ना लेसे लगेगा, कौन लगेगा? मेनिंग्स लगेगा। ये क्या है? v बराबर 1/n, आर की पावर 2/3, एस की पावर 1/2, और क्यू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। एरिया फिर से आपको निकालना होगा, तो एरिया ट्रायंगल का कितना होगा? यही लेंगे ऊपर जो लिखा है, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, और v की वैल्यू 1/n, आर की पावर 2/3, ये अपने को पता है। ठीक है, तो ये अपने को आसान सा है, आइडिया लग गया कैसा होता है। ट्रेपेजोइडल लाइन कैनाल, राउंडेड कॉर्नर, आर ए बाई पी, बी वाई, इसमें बी, बीच में कन्फ्यूज हो जाओ तो जल्दी से निकाल भी सकते हो। अपने को बेसिक भी इसका आइडिया लग गया। स्टैंडर्ड चैनल फॉर डिज़ाइन, ये ना दे हो तो अपने को ये भी पता है स्लोप कैसे मानना होता है। और क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, देखो लाइन ट्राइंगल कैनाल पूछा है, हाइड्रोरेडियस पूछिए ए बाई पी, ट्राइंगल है, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, 2 बाई थीटा प्लस कोस थीटा, सब कट जाएगा, वाई बाई 2 बच जाएगा। एक एक नंबर में गेट सवाल पूछता रहता है। डिस्चार्ज विचार्ज पूछा है, अपन कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ये देखो 2 2 नंबर में गेट ने 2 बार सवाल पूछे हैं। 2024 में दोनों दोनों में सवाल पूछा, सेट 1 सेट 2। एक में बोला है चेजिस इक्वेशन लगा दो, एक में पूछा है कि मेनिंग इक्वेशन लगा दो। तो चेजिस इक्वेशन लगाऊंगा उसमें भी आर चाहिएगा मुझे, मेनिंग इक्वेशन लगाऊंगा उसमें भी आर चाहिएगा, तो ये हो जाएगा। एक में तो दिया है सिंपल ट्राइंगुलर सेक्शन, एक में दोनों में ट्राइंगल ही दिया है, तो अपना काम आसान हो गया। थीटा और कोट थीटा अपन निकाल ले जाएंगे कैसे निकालना। थीटा कहाँ है अपने को पता है, डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन शुड आल्सो बी नोन, तो डेरिवेशन भी अपने को पता चल गया। कैनेडी थ्योरी का क्या सवाल पूछता है, मेनिंग्स का एन दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, दिया होगा कैनेडी बाबा, इनकी स्टोरी सब है, क्या लिखा है इनकी स्टोरी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी वी नोट 0.55 एम, वाई की पावर 0.64 एम क्रिटिकल वेलोसिटी, दिया हुआ वैल्यू, वाई की वैल्यू डेप्थ दी हुई है 1.5 मीटर दी हुई है, अपन क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल ले जाएंगे। कहीं डिस्चार्ज दिया हो, सिल्फ फैक्टर दिया, स्लोप दिया हो, बेड विड्थ निकालनी हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा कर कुछ ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं और निकाल ले जाएंगे। ये तो हमने डिज़ाइन किया ही है पूरा, ई एस मेन्स में क्वेश्चन आता था इसका तो, और यहीं से इन्होंने गेट की टेस्ट सीरीज में टेस्ट क्वेश्चन दे दिया है। क्या निकालेंगे, पहले वी निकालेंगे, क्यू एफ स्क्वायर अपन 140 की पावर 1/6। ठीक है, पी निकालूंगा 4.75 टू जल्दी से। अब पी आ गया तो मतलब एक तो डिजाइन पैरामीटर मतलब मैं ज्योमेट्री से करने के लिए मेरे पास एक पैरामीटर तो आ गया। वी से क्या निकालूंगा, क्यू बराबर ए इंटू बी होता है, एरिया निकालूंगा इससे। 2 डिजाइन पैरामीटर आ गए, डिजाइन पैरामीटर नहीं, ज्योमेट्री से लिंक करने के लिए चीज़ें आ गई मेरे पास। पी आ गया, ए आ गया,
बी और वाई मैंने मान ही रखा है, साइड स्लोप मैंने दिया ही हुआ है, इनकी इक्वेशन लिखूंगा और एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा और वाई की वैल्यू निकाल लूँगा। देख लूँगा क्या पूछा, वाई भी निकाल देता हूँ, बी भी निकाल दूँगा, बेड विड्थ पूछिए, निकाल लेंगे। जैसे कि स्क्वायर डेप्थ भी पूछी है, फॉर्मूला बताया था डी बराबर 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ की पावर 1/3। अब कह रहा है कि पहले डिस्चार्ज इतना था, देखो इसमें डिस्चार्ज ने क्यू की वैल्यू ही दे दी है 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्यू बाई बी होता है ना, ये तो हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड, नीचे मीटर तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, यही वैल्यू इसने दी है। फिर कह रहा है ये स्क्वायर डेप्थ अगर मैं चेंज कर दूँ 3 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर कर दूँ, ठीक है, तो मेरी स्क्वायर डेप्थ कितनी आएगी, स्क्वायर डेप्थ किसके प्रोपोर्शन हो रही है, क्यू स्क्वायर बाई एफ की और 1/3, एफ तो सेम ही है, क्यू की पावर 2/3, डी प्रोपोर्शनल टू डी टू बाई टी बन करके क्वेश्चन निकाल लूँगा। एक बार 2008 में गेट ने वी का फॉर्मूला ही पूछ लिया, ठीक है, दोनों बेसिक फॉर्मूले भी अपने को पता है, इससे वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आइडिया है अपने को। और क्या है, कुछ कुछ छोटे मोटी चीज़ें और पूछ रखी हैं। एक बार एफ दे रखा है, मीन डायमीटर दे रखा है, एफ भी नहीं दिया, एफ निकाल लिया। इनसे पहले वाले चैप्टर से अपने को क्यू डिजाइन भी निकाल लिया। अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताओ, क्यू एफ स्क्वायर बाई 140 बार 1/6, तो ये अपने को निकाल लेंगे। तो डिजाइन में निकालने के लिए कन्वेंस लॉस पूछा है, कन्वेंस लॉस भी दिया हुआ है, अपने एफिशिएंसी निकाल के 15% अगर लॉस दिया है तो 85% एफिशिएंसी हो गई, तो इतना मेरा क्यू आ गया, एफ है, वेलोसिटी में निकालो जो, ठीक है। तो ये तो था आसान आसान सा चीज़ें। अब अपने को एक इसमें एक चीज़ और बची हुई है, वो है कि हम इतनी देर से कह रहे हैं एडीज जनरेट होंगी, क्या शीयर स्ट्रेस वगैरह लगेगा साइड में, बेड स्लोप में, बेड बॉटम में, इसके वो दो फॉर्मूले हो रहे हैं, बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, टेंशन नहीं लेनी अपने को। ये देखो सीधा सा, ये मेरा चैनल दिया हुआ है, ये मेरा चैनल दिया हुआ है, बॉटम में मेरा को स्ट्रेस क्या लगेगा, शेयर स्ट्रेस टाउ बराबर गामा डब्ल्यू आर एस, ये कौन लगाएगा, पानी लगाएगा, इसके ऊपर जो बेड में चिल्ड पार्टिकल है उस पर लगाएगा। बेड कब तक नहीं हिलेगा, जब तक शेयर स्ट्रेस उसका क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस उसका भी कुछ कोहेजन के कारण या किसी चीज़ के कारण शेयर स्ट्रेस रहता है, अगर इतना तक लगाएगा तब तक तो मैं हिलूंगा नहीं, इससे ज़्यादा आ गया तो मैं हिल जाऊंगा। कितनी वैल्यू होती है वो, 0.056 गामा डब्ल्यू डी जी माइनस का 1। बस दो फॉर्मूले आप याद रखने हैं, ये फॉर्मूला तो हमने को वापस हमेशा पता ही रहता है, ये क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस ऑन शिल्ट, कि अगर इतना तक लगेगा तब तक तो मैं हिलूंगा नहीं, इससे ज़्यादा लग जाएगा तो मैं हिल जाऊंगा, तो मेरा क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस है कि मैं इस शेयर स्ट्रेस पे मूव करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया बॉटम बेड की बात। फॉर नो सेडिमेंट मूवमेंट टाउ लेस देन टाउ सी, और आगे निकाल लेंगे। कई बार लोग याद करते हैं डी ग्रेटर देन 11 आर एस, अपने को याद नहीं करना है, कहीं काम नहीं आता, अपने इसी से निकाले जाएंगे। क्या था साइड में, भाई साइड में शेयर स्ट्रेस कितना लगता है, साइड में पानी तो लगाता है 75% ही, 0.75, नीचे कितना लगा था गामा डब्ल्यू आर एस, तो उसका 75% साइड में लगाता है, ठीक है। बेड पे बेड के पार्टिकल पे कितना लगता है, टाउ सी डेस, कितना लगेगा, टाउ सी इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाई। आई है कुछ एंगल होता है, क्या एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, थीटा, थीटा तो अपने को ये थीटा है, ठीक है। तो अपने को
सारा चीज़ों का आइडिया लग गया। इसमें टाउ लेस देन और इक्वल टू टाउ सी होना चाहिए, इसमें टाउ डैश लेस देन और इक्वल टू टाउ सी डैश होना चाहिए। एक वैल्यू यहाँ से कुछ आर की वैल्यू आती है, सब सोल्व करूँगा तो कि आर शुड बी लेस देन समथिंग समथिंग। ऐसे एक आर की वैल्यू इधर से कुछ आती है, आर की वैल्यू लेस देन समथिंग समथिंग। जो भी आर की वैल्यू कम आएगी उस आर को चूज कर लो। इतनी हाइड्रोलिक रेडियस पे मेरी सिल्टिंग नहीं होगी, स्काउरिंग नहीं होगी, स्काउरिंग नहीं होगी। तो आ गया आर, आर बराबर ए बाई पी, ज्योमेट्री से ए आ गया, पी आ गया, तो यहाँ से मैं वाई निकाल ले जाऊँगा, वाई के टर्म में आ जाएगा ये। और क्यू बराबर ए इंटू बी से 1/n r² 2/3 s² 1/2 से चीज़ें निकाल ले जाएंगे अपन। ठीक है, तो इसमें सब चीज़ें दी हुई होती हैं, अपने को ऐसा सिंपल सा सवाल आएगा वो अपन कर लेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज इसमें एक नई चीज़ आई है। क्या होती है एंगल ऑफ रिपोज? जैसे मान लो यहाँ कोई मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है और वो स्टेबल है, थोड़ा मैं और ऊंचा किया इसको, ये भी स्टेबल है, लेकिन और ऊंचा किया तो ये बह गया। ठीक है, ये मान लो मिट्टी का ढेर था, ये और हमने ऊंचा किया तो ऐसे बन गया, इससे ऊपर बन ही नहीं रहा हूँ, तो ये वही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है। अगर मैं नॉर्मली किसी सॉइल को रखूँ तो किस एंगल पे वो और ऊपर उसको रख नहीं पा रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही, वही एंगल ऑफ रिपोज है कि इसी स्लोप तक तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, स्टेबल कर लेता है, इस टाइप का स्लोप है होता है एंगल ऑफ रिपोज। इसको उस वाले फाई से मत जोड़ना जो अपन सॉइल में पढ़ते हैं, वो क्या होता है, शेयर एंगल होता है। क्यों? शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर होता है वो फाई, सी एंड फाई, उससे कंपेयर मत करना, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफरेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान देना, टाउ सी डेस का साइड वाले स्लोप का, टाउ सी बॉटम में जो है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, टाउ सी का फॉर्मूला आपने को पता है 0.056 गामा डब्ल्यू डी जी माइनस का 1। ठीक है, दोनों कंपेयर करेंगे। और ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है कि मेनिंग इक्वेशन था, मतलब इसको अब याद कहाँ से आएगा कि भाई ये फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊँ, क्या लगाऊँ, क्या निकालूँ, 1/n r³ 2/3 s² 1/2। बी का फॉर्मूला पता था, ए अपने को कि भाई कहीं ज्योमेट्री से निकाल लेंगे, लेकिन आर कहाँ से लाएं? आर को निकालने के लिए अपन ये हमने किया, जो भी आर की वैल्यू कम आई उसको चूज किया, आर बराबर ए बाई पी। आर की वैल्यू पता थी अपने को, ए ज्योमेट्री से निकाला, पी ज्योमेट्री से निकाला, और वाई के टर्म में वाई की वैल्यू आ गई, और फिर सारी वैल्यू आ गई और क्यू मिनिमम आ गया अपना। यही चीज़ें यहाँ लिखी हैं। बेड बॉटम बेड का टाउ कितना होगा, पार्टिकल पे गामा डब्ल्यू आर एस लगेगा, कौन लगाएगा, पानी लगाएगा, और उनका क्रिटिकल कितना होता है 0.056 गामा डब्ल्यू डी जी माइनस 1। ठीक है, तो साइड का लेग कितना होगा, 75% होगा पानी, तो 75% लगेगा, और 75% लगाएगा, तो जो क्रिटिकल होगा वो कितना होगा, टाउ सी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर फाई। पहले हमने इसका ध्यान देना, पहले हमने अपन ने बुक जो नोटबुक थी नोट्स की उसमें ये फॉर्मूला लिख रखा था, ये नहीं है ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर फाई। फिर देखो दो महापुरुषों के बारे में लिख रखा है, चीज़ें पता है अपने को, पढ़ लिया है। पी बराबर सी रूट आर एस यूज किया था उन्होंने, कैनेडी ने कोटरस फॉर्मूला सी के लिए यूज किया था। कैनेडी ने बताया था कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग पावर है, वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, पी नॉट की पावर 5/2 की। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, बाकी क्वेश्चन तो ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी सिल्ट सपोर्टिंग पावर होती है। तब हम पढ़ाए थे ना कि एक पार्टिकल है,
उसका वेट लग रहा है, अब ये तो वेट तो इसको नीचे ले आएगा, चिल्टिंग करवा देगा। लेकिन बेड से एक एडीजी निकलती है, वो फोर्स लगाती हैं और इसको सस्पेंशन में रखती हैं। तो जो फोर्स लगाती हैं वही चिल सपोर्टिंग पावर है, वो है वी नोट पावर 5/2। वी नोट का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था, 0.55 वाई की पावर 0.64। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पूरा फॉर्मूला, पूरा चैप्टर मानो कंप्लीट हो गया है। अब नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो कहाँ कंप्लीट हुआ है, तो हमने मोटी मोटी चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ कुछ चीज़ें और बची है अपनी लाइन कैनाल के बारे में, कि हम लाइन कैनाल पे क्यों आए। हमारा काम उससे हो रहा था, एलोवियल चैनल से हो रहा था, दो महान वैज्ञानिक भी आ गए थे, तो फिर अपन लाइन कैनाल पे क्यों गए, तो अपन देखेंगे वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, वाई इट इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइन कैनाल की क्या रिक्वायरमेंट थी। अनलाइन कैनाल या एलुवियल कैनाल में सीपेज लॉस बहुत हो रहा था, सीपेज लॉस हो रहा था, वाटर लॉगिंग भी हो रही थी आसपास के एरिया में, तो ये दिक्कत होगी। टू रिड्यूस सीपेज लॉस, तो हमें पानी का भी लॉस हो रहा था, और आसपास के एरिया में फील्ड में वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही थी, तो हम लाइन कैनाल का सिस्टम लाए। हमें चैनल की कैपेसिटी भी बढ़ानी थी, उसमें अगर मैं कुछ चैनल कैपेसिटी क्यों इंक्रीज कर रहा था, तो वेलोसिटी बढ़ानी पड़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ रही थी, तो स्कारिंग है, सिल्टिंग हो जा रही थी, स्कारिंग हो जा रही, समस्या हो जा रही थी। उसको करने के लिए हमने इसकी तरफ आया, अपन लाइन कैनाल की तरफ आए। अनलाइन कैनाल था पहले, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा था, वेलोसिटी कम हो रही थी, डिस्चार्ज कैपेसिटी कम निकल के आ रही थी। अब लाइन कैनाल में क्या हो गया, पानी और बेड के बीच में फ्रिक्शन कम हो गया, क्यू बढ़ गया, वी पावर 1/n r की पावर 2/3 h पावर 1/2। ये फ्रिक्शन कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो क्यू भी बढ़ गया, ये बेटर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आ गई। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मतलब क्या चाहिए अपने को, नहर से अपने को पानी तो भेजना था, और पानी की डिस्चार्ज ज़्यादा भेज पा रहे हैं, तो अपना बेटर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आ गई। टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ बेड एंड साइड साइड बैंक्स, बेड, हाँ बेड का और स्लोप का, स्लोप को क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। तो इनको इरोजन को रोकना था, सिल्टिंग को रोकना था, सीपेज को रोकना था, वाटर लॉगिंग को रोकना था, चैनल की कैपेसिटी बढ़ानी थी। टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, एलुवियल चैनल में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, अभी रिपेयर कम होगा, डिसिल्टिंग भी कम होगा, सिल्टिंग भी नहीं होगा तो डिसिल्टिंग भी कम करना पड़ेगा। डिसिल्टिंग क्या होता है, सिल्टिंग को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसिल्टिंग बोलते हैं। सिल्टिंग तो होगा, उसको हटाने की प्रोसेस को डिसिल्टिंग बोलते हैं। खरपतवार नहीं होगी, वीड रिमूवल कम करना पड़ेगा, वीड की ग्रोथ कम होगी, किस केस में, लाइन चैनल की, लाइन कैनाल के केस में। हायर परमिसिबल वेलोसिटी पॉसिबल है, उसमें तो वेलोसिटी एक लिमिट तक ही दे पा रहे थे, इसमें हायर परमिसिबल वेलोसिटी पॉसिबल है। तो इन सब कारणों से अपन गए हैं लाइन कैनाल की तरफ, ये कैनाल के ऊपर लाइनिंग करो। अब आता है कि रिक्वायरमेंट बताओ भाई, गुड कैनाल लाइनिंग क्या होती है। कैनाल लाइनिंग तो कर देंगे, लेकिन कैनाल कौन सी लाइनिंग करें, क्या है उसकी, अच्छी कैनाल की लाइनिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो होना चाहिए कि भाई इम्परमेबिलिटी होनी चाहिए, सीपेज लॉस कम हो, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्यू ज़्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू इरोजन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लाइनिंग करी थोड़ी देर में लाइनिंग हट गई, इरोड हो गई खुद ही। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, काफ़ी टाइम तक चलनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, रिपेयरेबिलिटी होनी चाहिए, रिपेयरेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ डैमेज हो गया लोकली तो हम उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे, पूरी हटानी पड़ रही है, नहीं, रिपेयरेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हम उसको कुछ पार्ट में अगर इश्यू आया है, मेंटेनेंस चाहिए, तो उस पार्ट का अपन रिपेयर कर सकें, तो रिपेयरेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये हो गया गुड लाइनिंग कैनाल की। तो घूम फिर के वही चीज़ आ रही है, सीपेज कम होना चाहिए, क्यू ज़्यादा होना चाहिए, इरोजन नहीं होना चाहिए, इरोजन का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, और रिपेयरेबिलिटी होना चाहिए कि मैं रिपेयर भी कर सकूँ। तो ये होती है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइनिंग, गुड कैनाल लाइनिंग। अब आता है कितने टाइप की होती है कैनाल लाइनिंग, अभी इतना सारा पढ़ लिया है तो कौन सी लाइनिंग क्या करेंगे, कितने टाइप की कैनाल लाइनिंग होती है। तो इसमें देखते हैं अपन कैनाल की लाइनिंग के टाइप। पहला है अर्थ टाइप लाइनिंग, एक्सकेवेटेड सोइल, हमने पहले कैसा था, ऐसा मेरा
ग्राउंड सरफेस था, ये मेरे को कैनाल बनानी है। यहाँ जो सोइल एक्सक्यूट हुई निकाल ली, इसी सोइल को मैंने यूज़ कर लिया। सिंपल क्या किया, पहले तो मैंने यही कॉम्पैक्शन कर दिया, सिंपल। तो कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग, बस सोइल को जो एक्सक्यूट की है उसको हटा के जो सोइल बची है उसको कॉम्पैक्ट कर दो, तो कॉम्पैक्ट अर्थ लाइनिंग होगी। चीपेस्ट है, सिंपल है, सबसे बेसिक लाइनिंग मान लो, या फिर सबसे बेसिक कैनाल बनाने का तरीका ये है कि जो आपने खोदा है उसको कॉम्पैक्ट कर दो, कॉम्पैक्ट अर्थ लाइनिंग हो गई। डिसएडवांटेज क्या है, वीक है, चिपे ज़्यादा होगा, इरोजन भी हो जाएगा थोड़ी दिनों बाद। कॉम्पैक्शन क्या ही कॉम्पैक्शन है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ टाइप लाइनिंग। दूसरा एक आता है सोइल सीमेंट लाइनिंग। या आपने सोइल एक्सक्यूट की, इसमें थोड़ा सा साथ में सीमेंट मिला दो और फिर बेड बना दो इसे, ये हो गया सोइल सीमेंट लाइनिंग। इससे तो कुछ तो ठीक होगी, थोड़ी बहुत सीमेंट मिलाई है हमने, तो सोइल सीमेंट लाइनिंग, सोइल प्लस सीमेंट मिक्स किया, बेटर देन अर्थ लाइनिंग, चीप कंपेयर टू कंक्रीट लाइनिंग। आगे कंक्रीट लाइनिंग पढ़ेंगे, उसे वो तो कंक्रीट लाइनिंग ही पूरी, उसे तो चीप होगी होगी। अब आता है कि हार्ड सरफेस लाइनिंग, वो तो क्या है, सिंपल लाइनिंग थी। अब आती है हार्ड सरफेस लाइनिंग। अपने जो सॉइल थी उसके अलावा भी चीज़ें यूज़ करेंगे। पहले आती है सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, सबने देखी हुई है, कंक्रीट की लाइनिंग है। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, सीपेज नहीं होगा, लाइफ ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगा, हाई वेलोसिटी सहन कर लेती है, मेंटेनेंस लो होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे। डिसएडवांटेज क्या है, महंगी होगी, स्किल लेबर चाहिए कंक्रीट लाइनिंग को पोरिंग करने के लिए और उसको इंस्टॉल करने के लिए, और क्रेक कर सकती है, सीमेंट है तो क्रेक तो पॉसिबल है। अब आती है कि ब्रिक लाइनिंग, ब्रिक लगाओ प्लस साथ में मोटार लगाओ, ईंटें लगाओ प्लस साथ में मोटार से चेप दो ईंटों को। एडवांटेज क्या है, चीप कंपेयर टू कंक्रीट, इजी रिपेयर पॉसिबल है, कहीं डैमेज हुआ तो 4-5 ईंटें बाहर निकली, 4-5 ब्रिक्स बाहर निकली, उनको 4-5 ब्रिक्स को वापस लगा दो वहीं थोड़ा सा एक्सक्यूट करके, तो इजी रिपेयर है। लोकल मटेरियल अवेलेबिलिटी हो जाती है, ब्रिक्स तो कहीं भी मिल जाती है, सीमेंट को तो कहाँ कहाँ से लाना पड़ता है कंक्रीट बनाने के लिए, तो ब्रिक लाइनिंग आसान है, लोकल मटेरियल अवेलेबिलिटी है। डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरेबल लेस है, सीपेज तो होगा ज़्यादा है, कंक्रीट वाले से तो ज़्यादा सीपेज होगा। तो आता है टाइल लाइनिंग, टाइल भी लगा देते हैं अपन कई बार, स्मूथ सरफेस होगा, गुड अपीयरेंस होगा और लेस फ्रिक्शन होगा, टाइल के ऊपर तो फ्रिक्शन कम ही होगा। डिसएडवांटेज क्या है, टाइल्स ब्रेक, टाइल्स कैन ब्रेक, और टाइल्स एक्सपेंसिव भी होती हैं, महंगी भी होती है। फिर अपन एसफाल्ट की लाइनिंग भी कर देते हैं, फ्लेक्सिबल है, वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफिंग बड़ी अच्छी वर्ड है, अगर वाटर प्रूफिंग करनी है तो अपन एसफाल्ट से कर देते हैं। चीप इन सम रीजन, जहाँ अगर एसफाल्ट ज़्यादा हो रहा है, कोयला वाली जगहों में है, तो वहाँ पे चीप भी हो जाती है, ठीक है, सस्ता भी पड़ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, थोड़ी सी गर्मी पड़ी, सॉफ्टन हो गए, पानी के साथ बह के निकल गया, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बोल्ट लाइनिंग, बोल्ट लाइनिंग सिंपल स्टोन पिचिंग, मेन पर्पज़ क्या है, आपको इरोजन को रोकना है, तो आपको स्टोन पिचिंग कर दो, बोल्ट लाइनिंग कर दो। डिसएडवांटेज क्या है, सीपेज बहुत होगा, ये अपने को आइडिया है। कितने टाइप की लाइनिंग होगी इसी ये पता चल गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज सबकी हैं, कितने कितने लिख सकते हैं अपन, मोटा मोटा एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दिए हैं, बाकी तो कुछ भी लिख दो, मतलब सबकी आइडिया लगेगी क्या है क्या नहीं है, किसी के रेस्पेक्ट में किसी का एडवांटेज, किसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी चीज़ का डिसएडवांटेज, ये सब तो चलता रहेगा। अर्थ टाइप लाइनिंग हमें पता ही था, कॉम्पैक्ट अर्थ लाइनिंग और सॉइल सीमेंट लाइनिंग, अगर वहाँ की सॉइल को यूज़ कर रहे हो तो अर्थ टाइप लाइनिंग में आ जाएगा, हालांकि हार्ड सरफेस लाइनिंग बना रहे हो ये सब आ जाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि गुड कैनाल लाइनिंग बनाने के लिए अपने को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। टाइप ऑफ कैनाल लाइनिंग भी पढ़ ली, लाइन कैनाल की नेसेसरी क्यों थी, ज़रूरत क्या पड़ी लाइन कैनाल की, वो भी हमने देख लिया। अब आता है कैनाल लाइनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि लाइन कैनाल की लाइनिंग क्यों करनी है, कहाँ ज़रूरत पड़ रही है इसकी, अच्छी भी है, बेनिफिट भी है, नहीं है इसके,
या कोस्ट लग रही जा रही है बस केवल। तो केनाल लाइनिंग लगानी है नहीं लगानी, केनाल की लाइनिंग करनी है कि नहीं करनी, इसके लिए अपन पहले करते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं केनाल के, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रहता है, तो हम पहले देखते हैं कि इसका बेनिफिट भी है कि नहीं है। तो अब अपन निकालते हैं बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ केनाल लाइनिंग। बेनिफिट क्या क्या आएंगी? एक तो बेनिफिट ये है कि पानी बचेगा, अपना सीपेज लॉस नहीं होगा, मेंटेनेंस कम होगी अपनी, कैपेसिटी बढ़ेगी, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का भी एक बड़ा कारण हो जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या कम रही है अपने आसपास के एरिया में, और कमांड एरिया ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? तो ज़्यादा एरिया में अपन इरिगेशन कर पाएंगे, कमांड एरिया भी ज़्यादा होगा। कॉस्ट क्या है? इनिशियल कॉस्ट आएगी कुछ, कहीं हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी आएगा, और उस पैसे की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है समय के साथ, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी आएगी। ठीक है, उस कॉस्ट को अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मेरे को इंटरेस्ट आता, और डेप्रिसिएशन, उस पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है। मैंने एक एसेट तो बना दिया लेकिन डेप्रिशिएट तो हो रहा है वो। तो इस टाइप के कॉस्ट देखते हैं। अब आता है बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो निकालते हैं। बेनिफिट ऊपर है, बेनिफिट ज़्यादा होगा, बेनिफिट बाई कॉस्ट रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो लाइनिंग क्या हो जाती है, जस्टिफाइड हो जाती है कि बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट कम है, लाइनिंग करो। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, एनुअल बेनिफिट्स डिवाइड बाई एनुअल कॉस्ट। थोड़ा सा पूरे बेनिफिट निकालना इसका डिफिकल्ट रहता है, तो अपन एनुअल बेनिफिट निकालते हैं कि साल में कितना पानी बचा, कितना डिस्चार्ज हुआ, कितना मेंटेनेंस बची है, अपनी मेंटेनेंस की कॉस्ट, ये सब अपन एनुअल बेनिफिट निकालते हैं, डिवाइड बाई एनुअल कॉस्ट निकालते हैं। एनुअल बेनिफिट तो जितने वो बेनिफिट सवाल में दे दें उतने बेनिफिट हो जाएंगे, बाकी अपन बेसिक बेसिक क्या ले लेंगे। पानी सेव कितना हुआ, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बची, तो मेंटेनेंस सेविंग कितनी हुई बची, ये एनुअल बेनिफिट हो गए। सालाना एनुअल कॉस्ट कितनी लगी, सालाना कॉस्ट कितनी लग रही है, और इनिशियल कॉस्ट कुछ रुपए लगी, लेकिन वो तो पूरे एन सालों के लिए लगी ना, एन साल इसकी डिजाइन लाइफ है, तो एक साल में कितनी लगी, C/N। ठीक है, उस C रुपये को मैं अगर कहीं बैंक में डालता, कुछ इंटरेस्ट आता मेरे को, C/R/N डिवाइड बाई 100, तो टोटल इंटरेस्ट आता, पर साल का इंटरेस्ट कितना होगा, ये एन डिवाइड कर दूंगा CR/100। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया एनुअली। मेंटेनेंस की सेविंग नहीं, मेंटेनेंस सेविंग नहीं, डेप्रिसिएशन, पहले साल तो कुछ डेप्रिसिएशन होगा नहीं, नई नई बनी है, आखिरी साल में करेंगे CR/100 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, एवरेज निकाल लो CR/। अब इनिशियल में तो कॉस्ट C है उसकी, एसेट बनाया हमने C अमाउंट का, लास्ट में डेप्रिसिएट होते होते उसकी कॉस्ट 0 बचेगी। कैनाल बनाया हमने, क्या ही वैल्यू बची लास्ट में n साल बाद, तो एनुअल तो एवरेज डेप्रिसिएशन कितना होगा, C+0/2, C/2 और R/100। R तो परसेंटेज है, रेट है, इधर डेप्रिसिएशन की कितनी रेट है, वैसे ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन। अब क्या है, एक दो चीज़ें और देख लो इसमें। ब्रह्म पूछता है, ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म, ये हमने केनाल एक्सक्यूट करके बनाई, ये जो मिट्टी निकलती है अपन इससे एम्बैंकमेंट बना देते हैं इसको, यहीं इससे क्या होता है, मेरा ये फ्लड सप्लाई लेवल या फुल सप्लाई लेवल होता है, फुल सप्लाई लेवल तो मेरा इंक्रीज हो जाता है। ये सारा मैं एक्सक्यूट करना, तो उस मिट्टी को यूज़ ना करना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं इतना एक्सक्यूट करता हूँ कि कुछ नीचे कैनाल बन जाए, कुछ ऊपर एम्बैंकमेंट भी बन जाए। ठीक है, दोनों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट में अभी यही नहीं बना दूंगा इसको, तो ये स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके गिरने के चांस रहेंगे, तो एक बर्म देता हूँ, यही बर्म है। कहाँ पे? कटिंग एंड फिलिंग के बीच में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेवल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लेवल डिस्टेंस, इसको बर्म बोलता हूँ। इससे कई सारे फायदे हैं। क्या है? बैंक की स्टेबिलिटी हो जाती है,
बैंक, ये बैंक है, ये बैंक है, इस बैंक की स्टेबिलिटी हो जाती है। अगर मैं यहाँ बनाता तो स्टेबल नहीं रहता बैंक। इंस्पेक्शन पाथ, यहाँ पे इंस्पेक्शन पाथ बन जाता है, मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए कि कैनाल ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, तो यहाँ पे रोड बन जाती है, आ जा सकते हैं। सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी है, वो भी बैंक स्टेबिलिटी है तो सेफ्टी। बैंक कैसे लिखते हैं क्या? नहीं, बैंक कैसे लिखते हैं? फ्यूचर में मुझे वाइडनिंग करनी है, वाइडनिंग का स्कोप भी है मेरे पास। ठीक है, तो ये होते हैं बर्म। बर्म क्या होता है पता होना चाहिए। एक होती है परमिसिबल वेलोसिटी, हर लैंडिंग की एक मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होती है टू प्रिवेंट इरोजन और स्कोरिंग। इरोजन स्कोरिंग तो एक चीज़ है, अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, चाहे मैं कॉन्क्रीटिंग की लाइनिंग दे रखी है वो भी इरोड होगी। तो हर लाइनिंग की एक मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी होती है टू प्रिवेंट इरोजन और स्कोरिंग, इसको बोलते हैं परमिसिबल वेलोसिटी। कॉन्क्रीट की ऑब्वियस ज़्यादा होगी, कॉन्क्रीट की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ब्रिक की थोड़ी मीडियम होगी, अर्थ की तो क्या ही सबसे कम परमिसिबल वेलोसिटी होती तो है लेकिन कम होती है। अब आता है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या है? वाटर सरफेस एंड टॉप बैंक के बीच का एक्स्ट्रा हाइट सो दैट वाटर शुड नॉट ओवरफ्लो। ऐसा नहीं है कि जितना अपना डिजाइन करके आया उतना ही मैंने उतने की मैंने कैनाल बना दी। कुछ फ्री बोर्ड देता हूँ ताकि कुछ कभी फ्लड वगैरह आए तो ये वाला पार्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्री सप्लाई लेवल, सॉरी, फुल सप्लाई लेवल एंड टॉप ऑफ बैंक के बीच में एक एक्स्ट्रा डेप्थ देते हैं अपन, उसको फ्री बोर्ड कहते हैं। फ्री बोर्ड तो अपन सबको पता ही है क्या होता है फ्री बोर्ड, बचपन से फ्री बोर्ड ही देते हैं अपन। कॉजेज ऑफ ओवरफ्लो क्या होंगे करेंगे सो दैट वाटर शुड नॉट ओवरफ्लो। क्या क्या कारण होते हैं ओवरफ्लो के? कोई वेव आ गई, कोई फ्लक्चुएशन आ गया, विंड आ गई, सडन राइज आ गया, ठीक है, फ्लड आ गई, ये सब ओवरफ्लो के रीजन होते हैं। ठीक है, अभी अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट। 1 घंटा 45 मिनट, बस इसको रिवाइज कर लें क्या? रिवीजन के लिए तो क्या ही है, कुछ चीज़ें ज़्यादा है नहीं, बार बार हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तुम कहोगे कि भाई इसको तो याद है, बार बार आपने देखो कि मुझे तो याद है सब चीज़ें। देखो चीज़ें याद हुई कैसे, लिख लिख के ही याद हुई है। बार बार देखोगे, बार केवल पढ़ोगे पढ़ोगे, हाथ नहीं चलाओगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। बाकी चीज़ें याद, सिंपल से फॉर्मूले हैं, प्रोसेस पूरी लिखी हुई है कैसे कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो कैनेडी था, कैनेडी ने क्या दिया? क्रिटिकल वेलोसिटी 0.55 m//0.64, एम की वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, लेट्स आ जाओ, क्यू बराबर 140 r⁵ 5/2 r 5/2 v²/f। ये दो बेसिक थी, इनके आगे v निकला, क्यू एफ स्क्वायर अपन 140 और 1/6 कैसे निकला था हमें पता ही था, और इसी से p निकला 4.75 √, एक f है शील्ड फैक्टर 1.76 √t mm। फिर एक अपने को स्लोप की वैल्यू भी याद रखनी चाहिए। पहले मैं स्लोप की वैल्यू याद नहीं रखता था, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस में आपको जब डिज़ाइन करवाता है तो आपको स्लोप की वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है f की पावर 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6। ठीक है, और इसमें क्या आता है, जैसे ने एक फॉर्मूला और दिया था इस कवर डेप्थ का, कवर डेप्थ d बराबर 1.35 क्यू² बाई f की पावर 1/3। वैसे इतने ही फॉर्मूले दिए थे लेसन ने। फिर क्या था, लाइन कैनाल के लिए हमने पढ़ा, अब हम तो नॉर्मल
ऐसे सोचते हैं ट्रायंगुलर लाइन के नाल ऐसा होता होगा, नहीं, लेकिन आज हमें पता चल गया है कि ट्रायंगुलर लाइन के नाल ऐसा होता है। यहाँ एक बीच में सर्कुलर बनता है, दो ट्रायंगुलर बनते हैं, ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल 2 थीटा होता है, और इनका एरिया निकालना होता है। एरिया भी पता होता है अपने को, और पेरीमीटर भी पता होती है। आर मैं निकाले जाऊँगा, वाई स्क्वायर इंटू थीटा प्लस का कोट थीटा। पेरीमीटर कितनी होगी, 2y थीटा प्लस कोट थीटा। 2y क्यों आया, 2y थीटा ये वाला तो आया सर्कल से, 2y कोट थीटा किससे आया, ट्रायंगल से। ऐसे ही वाई स्क्वायर थीटा किससे आया, सर्कल वाले पार्ट से, और वाई स्क्वायर कोट थीटा किससे आया, ट्रायंगल वाले पार्ट से। इसमें अगर क्या दिया हो, ट्रेपेजोइडल दिया हो, ट्रेपेजोइडल में ध्यान रखना है बीच में एक रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, इसको अलग से कंसिडर करना है। तो आर बराबर क्या लिखूँगा, ए बाई पी होता है, बी इंटू वाई प्लस का, फिर आगे तो फॉर्मूला सेम ही होगा, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। नीचे क्या था, पेरीमीटर, तो बी मैं पहले लिख लूँगा ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल वाले का, फिर ट्रायंगल पे आऊँगा, 2y थीटा प्लस का कोट थीटा। ये हो गया। चाहिए क्यों था ये आर चाहिए था मुझे क्यू निकालने के लिए, ए इंटू वी, वी मुझे पता था मेनिंग इक्वेशन से 1/n आर की पावर 2/3 एच की पावर 1/2, या मैं वी निकाल सकता हूँ चेजीज इक्वेशन से। चेजी में क्या था, वी बराबर सी रूट आर एस। ये सब लाइन के नाल आ गया, क्या है, लाइन के नाल है। लाइन के नाल में आते ही ध्यान देना आपको, या तो चेजीज इक्वेशन लगेगी या मेनिंग्स इक्वेशन लगेगी। चेजीज इक्वेशन में भी अपने को क्यू बराबर ए इंटू डिस्चार्ज निकलाएगा, वो क्यू बराबर ए इंटू वी। ए का फॉर्मूला भी मुझे पता ही है, वी का फॉर्मूला भी मुझे पता है, सी रूट आर एस होगा, या 1/n आर की पावर 2/3, 1 एच की पावर 1/2 होगा। सब चीज़ दी होगी, आर नहीं दिया होगा, आर अपने को ऐसे निकालना है। ये हो गया पूरा लाइन के नाल। फिर क्या था, सिल्ट, सिल्ट वाले के बारे में। बेड, और ये क्या है, साइड या बैंक, ठीक है। और देख लेते हैं, बार बार जा रहे हैं। साइड हो गया, सॉरी पूरा यहाँ देख लेते हैं। ये क्या हो गया, बेड, ये क्या हो गया, साइड। बेड में क्या आएगा, पानी कितना लगेगा, टाउ गामा डब्लू आर एस। टाउ सी क्रिटिकल कितना होगा, किसी एक पॉइंट के ऊपर लगेगा, क्रिटिकल कितना होगा 0.056, गामा डब्लू डी जी माइनस का 1, ठीक है। इन दोनों से मिलके अपन जो भी निकालना होगा निकाल ले जाएंगे। टाउ लेस देन होना चाहिए टाउ सी, ताकि स्कावरिंग ना हो, टू अवॉइड स्कावरिंग। टाउ सी पे तो स्कावरिंग शुरू हो जाती है, तो टाउ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टाउ सी होना चाहिए। साइड में क्या लेंगे, पानी वाला हो जाता है 75%, 0.75 गामा डब्लू आर एस, और टाउ सी डेस हो जाता है टाउ सी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों में से यहाँ से एक आर की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से एक आर की वैल्यू निकलेगी, जो मिनिमम होगी ले जाएंगे। ये टाउ डैश है, ये टाउ सी डैश है, तो टाउ डैश की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, टाउ सी डैश होनी चाहिए। यहाँ भी एक आर की वैल्यू निकलेगी, यहाँ भी आर की वैल्यू निकलेगी, मिनिमम होगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे निकाले जाएंगे। और क्या पूछा देखा हमने, और तो इसमें कुछ खास हमने देखा नहीं।
इनिशियल रिजिम, फाइनल रिजिम के ऊपर इधर से थोड़ी अप्लीकेबल होती है। इनिशियल रिजिम मतलब स्टार्टिंग में अपने अभी तभी रिजिम बनाई है, कैनाल बनाई है। कैनाल में क्या होता है, केवल बैंक्स आर स्टेबल, क्योंकि अभी अभी तो बनाई है, तो डेप्थ चेंज होगी क्योंकि बेड इरोडेबल हो सकता है साइड में, बेड स्लोप चेंज हो सकता है, पेरीमीटर नहीं चेंज होगा। ठीक है, साइड बैंक नॉन इरोडेबल, बेड सिल्ट का बना है लेकिन साइड थोड़ी रिजिड है, अभी अभी बनाई है हमने। तो इनिशियल रिजिम फाइनल रिजिम हो गया। ट्रू रिजिम आइडियल कंडीशन हो गई, ना स्कोरिंग ना सिल्टिंग। फाइनल रिजिम में स्कोरिंग भी होगी सिल्टिंग भी होगी, लेकिन दोनों इक्वल होंगी, तो यही लेसी थोड़ी अप्लीकेबल है। ओके 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 ओके, और क्या था? और तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी हमने लगभग कवर कर ली हैं। ओके ठीक है, फिर आज हम सोच के आए थे कि कम से कम 2 चैप्टर पूरे करेंगे। आगे वाला चैप्टर भी सिंपल सा है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम, बहुत ही सिंपल सा है। फिर ये आगे जो अपने इरिगेशन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, क्या आती हैं, कुछ स्पिलवे आते हैं। यहाँ देखो अपन वाटर लॉगिंग पढ़ेंगे वापस से, वाटर लॉगिंग कैसे कैसे कुछ फॉर्मूले होंगे छोटे मोटे, सब सरफेस ड्रेनेज का अपन था वो, उसका फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे। और फिर इसमें रिवर की मेंटेनिंग, रिवर की ट्रेनिंग, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये सब डाइवर्जन हेड वर्क, ये सब पढ़ेंगे अपन। और इसी के साथ अपना इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कल अपन ट्राई करेंगे कि इरिगेशन कंप्लीट हो जाए। आज अपन लगभग जो फॉर्मूला वाला पार्ट था पूरा कर लिया है। कोशिश करना कि रफ कॉपी में कम से कम ये फॉर्मूले लिख सको, रिकॉल हो सके। एक बार यार रिकॉल होने लग जाएंगे तो फॉर्मूले हमेशा के लिए आपकी फेवरेट हो जाएंगे। ओके गाइज, टाटा, मिलते हैं कल। कल अपन इरिगेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल मैक्सिमम थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, तो उसमें डायग्राम वगैरह लगाए हैं, आसानी से कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।